हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 अब आपका स्टार्ट हो चुका है। 11 तक अब तक हम जो है वह काफ़ी सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। 6 से लेके 11 तक बहुत कुछ आप पॉलिटी में सीख चुके हैं, जान चुके हैं। अब ये जो आपका बेसिकली क्लास है ना, क्लास 12, ये आपको समझाता है पॉलिटिक्स को, स्पेशली जैसे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है किस तरह से चीजें रही है ना, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और किस तरह से जो राजनीति है वह चलती रही, क्या क्या उसमें मोड़ आए, किस तरह से एक वन पार्टी एरा डोमिनेंस रहा है ना, कब इमरजेंसी लगा, और अगर हम देखें कि जो रिसेंटली है किस तरह का गवर्नमेंट है, इन सभी की चर्चा हम करते हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है वह शुरू कहाँ से होगा? 1947 14-15 अगस्त मिडनाइट, ट्रस्टी विद डेस्टिनी, ऑफ फेमस जो स्पीच है जवाहरलाल नेहरू की जो स्पीच है कि भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित जो मिलन है वो स्टार्ट हुआ कब? 14-15 अगस्त है ना, मध्य रात्रि। उसको कहा गया कि अब देश जो है वह आज़ाद हो चुका था, लेकिन आज़ाद देश के सामने बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो सबसे पहले हमें किस तरह एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट इंडिया, किस तरह के चैलेंजेस को हमें फेस करना था, उन सभी की बात हमें यहाँ से शुरू करेंगे। सो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये जो है आपका चैप्टर नंबर 1 है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अच्छा देख लो बच्चों की 2023 का जो है आपका न्यू एडिशन है, हम इसी के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं। 2023 का न्यू एडिशन जो आया है एनसीईआरटी का, लास्ट वाले में 9 चैप्टर्स थे है ना, और इसमें जो है वह 8 चैप्टर्स है। फर्स्ट है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, सेकंड है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, मतलब जब कांग्रेस की शुरुआत होती है, और पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था जो कि फ्रीडम स्ट्रगल इन सब की विरासत लिए होता, कैसे लंबे समय तक एक निर्विवाद पार्टी थी, बाद में कैसे कैसे फिर रीजनल पार्टी और सब आते रहे, उसकी चर्चा भी हम इसमें करेंगे। तो पूरी पॉलिटिक्स को समझने में, चूंकि हमने जो सिस्टम अपनाया वो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम था, और वो भी एक नहीं मल्टी पार्टी है ना, तो उसको हम समझेंगे। सो स्टार्ट करेंगे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एंड देन नेक्स्ट चैप्टर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। जब हम आजाद हुए तो हमारे सामने एक राजनीतिक व्यवस्था को तय करने के अलावा एक और काम था कि सभी जो भी नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट थे, देश थे, कंट्री थे, उन सभी के सामने था कि अरे विकास कैसे करेंगे, स्वतंत्र तो हो गए हैं, आगे करेंगे क्या? प्लान डेवलपमेंट का चैलेंज था। देन चैप्टर नंबर 4 है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, कि अभी देखो दोनों तरफ से हमें काम करना था। एक तरफ तो ये था कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, ठीक है, हमें गरीबी से जूझना है, जो इनइक्वालिटीज थी, जो सारी चीजें थी उससे हम निकल रहे थे, और दूसरा ये था कि ऐसे में हमें विदेशी संबंध भी बनाने थे, हमें अपनी नीतियां भी सेट करनी थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जैसी चीजों को हमने अपनाया, पंचशील, ताशकंद, इन सब की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन टू ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम जो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस था, इसके बाद की चर्चा यहाँ पर की गई है कि किस तरीके से, पहले तो एक एरा था, एक वन पार्टी डोमिनेंस का, एक जो पार्टी उसके प्रभुत्व का, दैट इज कांग्रेस, दैट इज नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन किस तरीके से बाद में इसने जो है, हम देखेंगे कि क्या चैलेंजेस आए और कैसे फिर पुनर्स्थापना की, और इंदिरा गांधी जी के समय तक हम आ जाएंगे। और द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए क्राइसिस। इसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं जो इमरजेंसी इंपोज किया गया था 1975 में, अगर हम इंदिरा गांधी जी की बात करेंगे, किस तरह से उस समय में जो ये इमरजेंसी और सारी चीजें थी उसको किस तरह से क्राइसिस कहा गया एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर के लिए। चैप्टर नंबर 7 है रीजनल एस्पायरेशंस, कि किस तरह से क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठती हैं, उसमें राजनीति होती है। लास्ट इज रिसेंट डेवलपमेंट इंडिया पॉलिटिक्स। तो हम शुरू कर चुके थे यहाँ से कि कितने कितने चुनाव हुए अब तक, ऐसे फिर हम 2014, 19 और नेक्स्ट हम 24 के भी चुनाव की बात करते हैं, और ये हमारी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। तो बेसिकली पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसकी शुरुआत कहाँ से हो गई बच्चों? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से, है ना। और उसके बाद हम आते आते धीरे धीरे चीजों को समझते समझते हम अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट देखते हैं उसको भी हम करंट अफेयर के साथ कवर कर लेते हैं। तो बेसिकली देश की राजनीति को समझने के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट किताब है। अच्छा, क्लास 12 में 2 किताबें हैं, एक तो ये हो गया, एक हो गया कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इस समय में विश्व में क्या चल रहा था? शीत युद्ध का दौर चल रहा था, शीत युद्ध खत्म हो गया, अमेरिका का वर्चस्व आया, किस तरीके से बाकी मल्टीपोलरिटी जो देश है वह, विश्व जो है वह बना, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें, वर्ल्ड
कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पढ़ते तो ये 2 किताबें, दोनों आपको एक समझा रहा है, देश की राजनीति एक बुक समझा रही है, विश्व की राजनीति। बस क्लियर हुआ। देखो, पढ़ने के पहले इस बात का कंफर्मेशन दिमाग में एकदम होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, उससे इंटरेस्ट आ जाता है। इसलिए मैं क्लास के पहले आपको टॉपिक्स बताती हूँ कि सबसे पहले दिमाग में थोड़ा सा हिट करेंगे कि हम इन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, हम थोड़ा सा रेडी होते हैं। अब देखो आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस रहे नेशन बिल्डिंग के। इस चैप्टर के लिए पार्टीशन हुआ था, इतना कम्युनल वायलेंस था, ठीक है, जिन्ना का धर्मनिरपेक्ष क्या था, जवाहरलाल नेहरू का क्या था, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। कुछ चैलेंजेस की बात करेंगे, कुछ हम देखेंगे पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट, रिहैबिलिटेशन जो है वह किस तरीके से हुआ था, ठीक है, कंसिक्वेंसेस जो है वह पार्टीशन के क्या थे, रिजल्ट जो है वह पार्टीशन के क्या थे, इसको हम समझते। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, ये हमारे सामने उस दौर का सबसे बड़ा चैलेंज था। इंटीग्रेशन करना, मुख्य चुनौती जो हमारे सामने थी वह क्या थी कि किस तरीके से जो देश के अंदर जो प्रिंसली स्टेट, जो रियासतें, देशी रियासतें अब ब्रिटिशर्स छोड़ गए, बिना इंटीग्रेट किए उनको एक खिलौना दे गए थे भाई कि ठीक है आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, इंडिया के साथ जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। और ऐसे में एक देश के अंदर भी कई तरह का जो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान का विभाजन नहीं करते, नहीं मानती कांग्रेस, नहीं मानते गांधी, तब ऐसे में एक नहीं कई पाकिस्तान बन जाते और देश की ही टेरिटरी में एक हैदराबाद पाकिस्तान होता। तो इस तरह की अब लेकिन एक सूझबूझ रही, एक स्किलफुल जो एक परसुएशन था, किसने निभाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट डिप्टी पीएम कहा मैंने, है ना, एंड होम मिनिस्टर थे। सो क्या प्रॉब्लम रही इंटीग्रेशन में उसकी बात करेंगे कि इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन जो है, ठीक है, और प्रिंसली स्टेट की और ब्रिटिश प्रोविंसेस की बात करेंगे। 1961 का जो रीऑर्गेनाइज हुआ देश की सीमा, जो इंटरनल जो बाउंड्रीज है उनको रीड्रॉइंग हुआ, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें 3 बातों को हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट का जो अप्रोच है वह क्या रहा है इन सभी बातों को लेकर, इंटीग्रेशन को लेकर। हमारे सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि किस तरह से हम एक यूनाइट नेशन के रूप में सामने आए, बट ये यूनाइट नेशन का कॉन्सेप्ट इतना आसान नहीं था, बहुत से चैलेंजेस थे। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी से कहा कि ठीक है थोड़ी बहुत रियायतें दे दो और भारत में शामिल हो जाओ, किसी को ऑटोनॉमी दे दी, है ना, कहीं पर ऑपरेशन पोलो चला दिया इस तरीके से, कहीं पर प्लेबसाइट हो गया, जनमत संग्रह हो गया, इस तरह से एक यूनाइट इंडिया की स्थापना होती है। सो इन सब की हम बात करेंगे कि किस तरीके से, जैसे ये राक्षस दिख रहा है, एक छोटे से मटके में, एक छोटी सी सुराही में उसको संवारने का प्रयास किया जा रहा है। ये बताया जा रहा था कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट की डिमांड थी, लिंग्विस्टिक आधार पर जो स्टेट की डिमांड थी, उसने इतना विकराल रूप लिया था कि जब दिसंबर में हम देखेंगे कि जो आंध्र प्रदेश है, जब उसे तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग स्टेट जो है वह रिकॉग्नाइज किया गया, उसके बाद बाकी स्टेट भी इस तरह की डिमांड करने लगे। तो कौन कौन से स्टेट जो है वह कब कब अस्तित्व में आए? 1960 में बॉम्बे आया, 87 में गोवा आया, 2000 में ये, 14 में तेलंगाना। तो यहाँ पर बेसिकली कि पूरी जो क्रोनोलॉजी है उसको हम समझेंगे, ये कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, और कुछ एक्सरसाइज। ये रहा आपका आज का चैप्टर, ठीक है, आ गया समझ में? चलो तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में हमारे सामने क्या चैलेंज था, और उस चैलेंज में स्पेशली हम 3 चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमें इनसे सबसे पहले निपटना था। देन सेकेंड हम इसमें बात करेंगे पार्टीशन की, डिस्प्लेसमेंट की एंड रिहैबिलिटेशन की, और पार्टीशन का प्रोसेस क्या था, पार्टीशन के कंसिक्वेंसेस क्या थे, उसकी हम बात करेंगे। कहते हैं हर एक चीज का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में कुर्सियां, टेबल बांटे गए, टाइपराइटर बांटे गए। सोचो, पुलिस के जो उपकरण जो पुलिस यूज करती है उनका विभाजन किया गया, हर एक मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें, सब का विभाजन किया। लेकिन नहीं हुआ अगर विभाजन तो उन 80 लाख रिफ्यूजीज का, और जिनकी 10 लाख किलिंग हुई दोनों साइड, एक साइड की बात नहीं कर रही हूं, उनका नहीं हुआ। शांतिपूर्वक ढंग से जो है वह मामला नहीं सुलझाया, जो मामला सुलझाया जाना था वो नहीं सुलझाया गया। कहते हैं कि पार्टी, एक मूवी भी आई थी, अगर आपने देखी हो, मुझे नाम दैट टाइम रिकॉल नहीं हो रहा, कि वो सोकर उठ रहा था अपनी चारपाई से और वो पाता है कि वो पाकिस्तान में, मतलब कैसे कैसे हम एक कह सकते हैं कि अपने ही देश में अजनबी बन गए। पता चलता है कि हम विदेशी हो गए, हम तो अपने ही देश में, अपने ही घर में थे, हम विदेशी हो गए। कुछ घंटों की मोहलत दी गई थी केवल लोगों को अपने जगह को छोड़ने के लिए, ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ लेकर जाना था,
सिर्फ खुद भागना था बस जान बचा के, बस उतनी मोहलत दी गई थी, इतनी किलिंग्स हुई, इतनी एट्रोसिटीज और इतने अत्याचार हुए। 14 अगस्त को विभीषिका जो वर्ष है वह भी मनाया जाता है। क्यों? उन लोगों को जो जिनके साथ इतनी हिंसा हुई थी, कम से कम उनके लिए एक सहानुभूति, एक आदर के लिए। तो यहाँ पर इसका जो प्रोसेस था वो बहुत अच्छा नहीं था, पीसफुल नहीं था, पीसफुल प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं था। इस बात पर आलोचना होती कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, तो वन ऑफ द एक ऐसा हिस्ट्री का मूवमेंट था कि इतनी किलिंग और इतनी चीजें शायद ही कभी इतने बड़े स्तर पर हुई हों। तो अगर हम विश्व की कुछ महान इस तरह की गलतियों की बात करें, उसमें से एक था ये पार्टीशन। और अब देखो एक प्रश्न उठता है कि अगर आपने मजहब के आधार पर, अगर रिलीजन के बेस पर इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, 2 नेशन थ्योरी जो लीग है वह लेकर आती है, किसने दिया था पाकिस्तान नाम? कॉमेंट करके बताओ। तब ये कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी के बारे में सुना? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, खान अबुल गफ्फर खान, वो अपोज थे बेसिकली 2 नेशन थ्योरी। 2 नेशन मतलब जैसे कि जहाँ पर भी एक तरह से हम कहें कि रिलीजन मेजोरिटी है, स्पेशली मुस्लिम एंड हिंदू, उस आधार पर पार्टीशन किया जाए। तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस थे उन सब की भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, इंटीग्रेशन, प्रिंसली स्टेट, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आई, गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रही, हैदराबाद, मणिपुर, इसकी बात करेंगे। तो बेसिकली इंटीग्रेशन जो है वह कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ये इंटीग्रेशन, ये रीऑर्गेनाइज करना, ये अभी भी चल रहा है। 2019 जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात कर लें, जिसमें जम्मू कश्मीर जो उसका स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया, 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया, वन ऑफ द जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, 2 यूटीज है ना। जम्मू कश्मीर जो है उसमें क्या है, विधानसभा है, हाई कोर्ट है, क्या ये दोनों चीजें लद्दाख में है? नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो ये पूरा आपका चैप्टर है बेसिकली। आई होप आपने 11th तक जिन बच्चों ने पढ़ा है, कमेंट करके जरूर बताना कि अगर उन्हें कंटिन्यूअसली 11th तक की क्लासेस करी है, तो आखिर बच्चों आपने कंटिन्यूअसली अगर करी है, नोट्स भी बनाए हैं, प्रॉपर रिवाइज भी करा है, जो मैंने होमवर्क दिया वो भी करा है, तब आपकी पॉलिटी कितनी स्ट्रांग हुई है। अगर आपने 0 से भी शुरू करी होगी, तब भी मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि अब आपको अच्छे खासे तरीके से क्वेश्चंस भी बनते होंगे, मेंस आंसर राइटिंग भी बनती होगी। तो कंटिन्यूटी के साथ 12th के भी जो आपके ये चैप्टर्स है, दोनों किताबों के, दोनों एनसीईआरटीज के, उसको भी देखना है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट साथ साथ चल रहे हैं। कोशिश कीजिए कि अभी अगर आपके पास समय है तो सुकून और तसल्ली से पढ़े, चूंकि फाउंडेशन बैच की शुरुआत ही हमने इसलिए करी थी कि ऐसे बच्चे जिन्हें 24 या 25 देना है, उनके लिए एक लंबा और शांतिपूर्वक एक प्लान चले कि अगर आपने 0 से शुरुआत की है तो कैसे आप चीजों को धीरे धीरे करके सीखोगे और डेप्थ में जाके सीखोगे। यही हमारी कोशिश है। चलिए, तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, पहली बात को हम समझते हैं। 14 in first few year in life of independent India were full of challenges. Some of the most pressing one concerned nation unity and territory integrity. देखो, सबसे पहले जो हम कह सकते हैं कि राष्ट्र की जो एकता है, हमारे सामने एक प्रश्न था यूनिटी का, कि किस तरीके से अगर हम अखंड भारत की कल्पना कर रहे हैं, यूनिटी है ना, अगर हम कहें कि अखंड भारत है, तो ये अखंडता जो है वह कैसे आएगी, अखंडता कैसे आएगी, क्या भारत जो है वह कई देशों में बढ़ जाएगा, किस तरीके से इसकी जो इंटरनल बाउंड्रीज है उनको रीड्राइंग किया जाए, बड़ा ही एक कठिन मुद्दा था, है ना। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, एंड वी बिगन द स्टोरी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय लुकिंग एट हाउ थ्री ऑफ दीज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वाज सक्सेसफुली नेगोशिएटेड इन द फर्स्ट डिकेड आफ्टर 1947। एक दशक में ही इस मुद्दे को सुलझा लिया गया था, जो ड्राइंग वाला मुद्दा था, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा था। सो फ्रीडम केम विद पार्टीशन। स्वतंत्रता बाद में आती है, फ्रीडम पहले आता, सॉरी स्वतंत्रता और फ्रीडम की बात करें तो ये चीजें आपको बाद में मिलेंगी। पहले क्या मिला था? पहले पार्टीशन मिला था। तो पहले विभाजन के बाद स्वतंत्रता। इतिहास में पढ़ते, जहां से वो इतिहास खत्म होगा वहां से आपका पॉलिटी शुरू हो जाता है ना। 1947 देश आजाद हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन और सारी चीजें आपने पढ़ लिया वो दशक 47 है ना। कौन सी? माउंट बेटन योजना, जिसे कि मनबाटन स्कीम है ना भी कहा जाता है। तो माउंट बेटन स्कीम के बाद किस तरीके से डिसाइड हुई, और एक नहीं 2 डोमिनियन स्टेट जो हैं, 2 नेशन थ्योरी, 2 राष्ट्रीय सिद्धांत के अंतर्गत 2 जो राष्ट्र है वह अस्तित्व में आते। तो पहले पार्टीशन है, बाद में इंडिपेंडेंस है।
तो हमें स्वतंत्रता तो मिली, इसलिए गांधी जी कहते हैं कि ऐसा समय है जब हम अपनी खुशी सेलिब्रेट नहीं कर सकते। और गांधी जी ने किसी भी स्वतंत्रता के जो जश्न मनाए जा रहे थे उसमें पार्ट नहीं लिया था, क्योंकि जो दंगे थे वो उन दंगों को बचा रहे थे, उन दंगों को कम होने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन वो दंगे कम नहीं हो रहे थे। वो दंगे जानते हो कब कम हुए? जब महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी, गोली मारकर हत्या कर दी। फिर देखते एकाएक जो शांति है वह हो गई थी। लोगों की एक सहानुभूति और एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे देश के लिए एक अहिंसा की बात करता है, विश्व में अहिंसा का सिद्धांत देता है, ठीक है, जब उसकी डेथ होती है, उनकी डेथ होती है, उसके बाद जब लोगों को रियलाइज होता है तब जाके दंगे शांत होते हैं। इतने कम्युनल वायलेंस के दौर से ये इंडिपेंडेंस गुजरात की जो खुशी थी स्वतंत्रता की, वो लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए। इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन नीडेड अर्जेंट रेजोल्यूशन। सबसे पहले जो हमें रिजॉल्व करना था इशू, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, प्रिंसली स्टेट, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड रीड्रॉइंग द बाउंड्री एंड अदर काइंड ऑफ चैलेंजेस। तो ये है हमारा फर्स्ट चैलेंजेस ऑफ न्यू नेशन, चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। ठीक है, चलो, challenges for the new nation. Challenges for the new nation. तो ये जो न्यू नेशन है ये कब अस्तित्व में आ रहा है? न्यू नेशन कब अस्तित्व में आ रहा है? 15 अगस्त 1947 मिडनाइट। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को देश सोया नहीं था। कहते हैं कि जब लोग स्वतंत्र हुए, कुछ किताबों में लिखा है, एक ऐसा वाकया था कि बंबई में ही लोग, केवल 10 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पर थे, नाच रहे थे, पर उन्हें पता नहीं था कि एक्चुअली में हुआ क्या है। पता चल रहा था कि स्वतंत्रता मिली है, बट क्या होगा अब आगे नहीं पता था। स्वतंत्रता किससे मिल गई, कैसे मिल गई, क्या हुआ? जैसे कि हमें बहुत सारे राजनीतिक निर्णयों की जानकारी नहीं होती कि अब देश आज़ाद हो गया, अच्छा, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्या करेंगे। लेकिन उसके बाद इतनी खुशी की जो लहर है वह लोगों में देखी गई। लेकिन फिर भी देश जो है वह बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस से गुजर रहा था, चूंकि पार्टीशन का आधार ही क्या था? रिलीजन। पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ था। इसलिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि अगर पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ और अगर जो मुस्लिम है वह चले गए पाकिस्तान में, हिंदू अगर बचे हैं भारत में, तब ऐसे में क्यों ना इंडिया को हम एक हिंदू नेशन कहें। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वह इस बात की पैरवी भी करते हैं, है ना, कि जो हिंदू ग्रुप्स और सब है वह एक हो जाए और एक हिंदू जो नेशन है हम उसको बनाए, है ना। तो यहाँ पर बट हमने सेकुलर और इन सभी कॉन्सेप्ट को अपनाया, तो जरूरत महसूस नहीं की कि हम एज ए हिंदू नेशन जो है वह बने, क्योंकि 12% से ज्यादा मुस्लिम जो है वह टोटल पॉपुलेशन में अब भी मुस्लिम थे। और केवल मुस्लिम नहीं, इसके अलावा और भी जो रिलीजन बेस्ड माइनॉरिटीज थे, चाहे हम सिख, ईसाई, है ना, बौद्ध, जैन, यहूदी, इन सब की बात करें तो हमने जिस कॉन्सेप्ट को अपनाया वो सेकुलर था। तो 15 अगस्त की मिडनाइट को JL नेहरू, जो कि हमारे फर्स्ट PM थे, इन्होंने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको संबोधित किया। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको संबोधित किया, है ना। और उसमें एक जो फेमस, आप सभी जानते होंगे, जो फेमस स्पीच है, स्पेशल सेशन जो है वह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बुलाया गया और ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से एक जो स्पीच फेमस है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, हिंदी में क्या है इसका? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, मतलब ऐसी भेंट जिसकी प्रतीक्षा हम, चिर प्रतीक्षित भेंट, काफी समय से कर रहे थे। चिर प्रतीक्षित भेंट की जो संज्ञा है वह दी गई, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, है ना। और यहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट कि एटलीस्ट 2 बातों पर जो है वह सबकी सहमति थी, है ना।
दो बातों पर जो है वह सबकी सहमति थी। वैसे तो हमने अपने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कई तरह के सिद्धांत अपनाए थे कि हम स्वतंत्रता के बाद इन सिद्धांतों पर काम करेंगे, पर एटलीस्ट कम से कम दो ऐसे सिद्धांत जरूर थे जिस पर सबकी सहमति थी। क्या थे वे? सो टू गोल ऑलमोस्ट एवरीवन अग्रीड, two goals almost everyone agreed। अब ये टू गोल क्या थे? फर्स्ट था इसमें कि हमें जो अपना देश है वह डेमोक्रेटिक तरीके से चलाना है, लोकतांत्रिक तरीके से चलाना है ना। सो वी शैल रन आवर कंट्री, वी शैल run our country through democratic government, है ना, लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा जो देश का संचालन है वह किया जाएगा। एंड द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर गुड ऑफ ऑल, है ना, और गवर्नमेंट इस तरीके से चलेगी जो कि सभी का भला करेगी, गुड ऑफ ऑल, सभी के लिए। जैसे कि स्पेशली हम डिसएडवांटेज ग्रुप की बात कर लें, हम डिसएडवांटेज एंड जो पुअर पीपल है इनकी बात करें तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है वह किस तरीके से काम करेगी कि सबका जो है वह भला होगा, ना केवल किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन का। सो द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर गुड फॉर ऑल एंड स्पेशली सोशली डिसएडवांटेज, एंड स्पेशली जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए जिन्हें लाभ नहीं मिले, सोशली डिसएडवांटेज एंड जो पुअर ग्रुप से उसके लिए काम करेगी। तो ये गोल आपने सहमत तो कर लिए, बट इट्स नॉट इजी गोइंग। मतलब ये अगर हम कहें कि ये दिस वाज नॉट गोइंग टू बी इजी, ये बहुत आसान काम नहीं था कि आपने सोच लिया कि अच्छा डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहा है और क्या सोचा दूसरी बात कि सभी के लिए भला हो जाए, एक वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट हम उसको अपना लेते हैं। बट ये इतना आसान नहीं था। आसान क्यों नहीं था? बिकॉज ऑफ पार्टीशन पहले हुआ और कई तरह की बाधाएं आ गई, है ना। सो बट दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी इजी बिकॉज ऑफ डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे। क्या थे? बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे, बहुत ही जटिल और कठिन परिस्थितियां थी। डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे, कठिन परिस्थितियां थी, है ना। फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, बिकॉज ऑफ जब हम फ्रीडम की बात करेंगे तो फ्रीडम के साथ साथ ये भी तो हमें उपहार में मिला था, पार्टीशन, दैट इज द पार्टीशन, विभाजन। किसकी बात हो रही है विभाजन में? भारत और पाकिस्तान के विभाजन की। और विभाजन किस आधार पर हुआ था? मजहब के आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर जो विभाजन है वह हुआ था। दोनों साइड, एक साइड नहीं दोनों साइड 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं, 80 लाख से ज़्यादा रिफ्यूजीज़ हो गए थे, शरणार्थी हो गए थे। सोचो बहुत बड़ा नंबर होता है। और 10 लाख से ज़्यादा ऐसे थे जिनकी किलिंग हुई थी। ये तो वो है जो ऑफिशियल डेटा आपको मिल जाता है लगभग। ऐसे कठिन परिस्थितियाँ थी। सो 1947 का जो दौर था ना, 1947 का जो दौर था वह केवल फ्रीडम का दौर नहीं था, वह था वायलेंस का दौर, वह था ट्रॉमा और डिस्प्लेसमेंट का दौर। आज भी आप कहानियां सुनते होंगे तो शायद आप दुखी हो जाते होंगे, है ना। जो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा इमोशनल लोग होते वो रो देते होंगे इस तरह की कहानियां सुन के कि यार बताओ हुआ क्या था आखिर, है ना। सो ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विभाजन का एक जो ट्रॉमा, एक दौर गुजरा, वायलेंस का एक दौर गुजरा। So basically it's journey to achieve several objective but multiple challenges, with multiple challenge। तो हमें अपनाने तो कई उद्देश्य थे कि हम इक्वलिटी अपनाएं, हम सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार करें, रिलीजन बेस पर कोई किसी तरह से हम डिस्क्रिमिनेशन ना करें। बट ऑब्जेक्टिव तो आपने बहुत अच्छे सेलेक्ट कर लिए थे, बट इसमें चैलेंजेस जो है वह बहुत ज़्यादा थे। स्पेशली जो 3 चैलेंजेस थे वो रिकॉग्नाइज किए गए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। सो चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन क्या क्या
हमने शुरुआत इसकी समझी है ना। अब हम 3 चैलेंजेस की बच्चों बात करेंगे कि आखिर ये जो 3 चैलेंजेस थे वह क्या थे। 3 चैलेंजेस, 3 प्रमुख जो चैलेंजेस थे वो क्या थे, इसको हम देखते हैं। देखो फर्स्ट चैलेंज जो इसमें सामने आया ना, पहली जो चुनौती थी, पहला जो फर्स्ट जो चैलेंज था ये था टू शेप अ नेशन दैट यूनाइट। फर्स्ट क्या था? एक ऐसा राष्ट्र बनाना, टू शेप अ नेशन, टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, दैट वाज, मतलब एक ऐसा राष्ट्र जो कैसा हो, यूनाइटेड हो, जो एक साथ हो, है ना। तो एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना ये हमारे सामने पहला चैलेंज था। और हमारे सामने जो दूसरा चैलेंज था ये था एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी। एस्टैब्लिश्ड लोकतंत्र की स्थापना कैसे करेंगे, एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी। ये हमारे सामने क्या था, दूसरा ऐसा चैलेंज था जिससे हमें निपटना था। एंड तीसरा था इंश्योर द डेवलपमेंट, इंश्योर द डेवलपमेंट किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि सभी सोसाइटी के लिए, ऑफ इंटायर सोसाइटी, ऑफ इंटायर सोसाइटी। तो बेसिकली देखो ये 3 चैलेंजेस थे हमारे सामने। सबसे पहले तो ये था कि राष्ट्र को एक करने का जो चैलेंज था, एक अखंड भारत का जो चैलेंज था, एक राष्ट्र का जो चैलेंज था। अब ये चैलेंज इसलिए भी था क्योंकि इतना ज्यादा डाइवर्स ग्रुप है, इतनी ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है ना। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे सामने इमीडिएट चैलेंज था वाज टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइट। और इसके पीछे रीजन ये था कि देखो बच्चों, इंडिया जो है एक ऐसा देश जिसे कि अपने आप पे कॉन्टिनेंटल साइज का है, महादेश कहा जाता है। और ऐसे में इसके साथ इतना डिफरेंट, एक इन्फिनाइट जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, चाहे हम रिलीजन की बात करें, कस्टम्स की बात करें, ट्रेडिशंस की बात करें, कास्ट की बात, कुछ भी आप बात कर लो, तो कल्चर, ट्रेडिशन, है ना। सो इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी, जिसमें कि स्पोक डिफरेंट। बस एक शब्द भी इसमें याद रख लोगे कि यहां पर एक सबसे बड़ा जो यूनिटी के लिए चैलेंज था, ये चैलेंज क्या था, डाइवर्सिटी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने क्या कहा भाई? अच्छा मैं आपसे पूछूं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? महात्मा गांधी जी की नहीं थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किसकी थी? भारत की खोज किसकी थी? नेहरू जी की थी, है ना। उन्होंने क्या कहा था कि जो ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का आप फ्रेज सुनते हैं, है ना, तो ये अनेकता में एकता वाला जो सिद्धांत है, ये जो फ्रेज है, ये भारत की एकता को बताता है बेसिकली। और ये इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे यहाँ बहुत डीप रूटेड बिलीव है, ना कि कहीं से इम्पोज किया गया सिद्धांत है। कि इतना अलग होने के बावजूद भी हमारे कल्चर, ट्रेडिशन और जो भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, वह टॉलरेट करने की है ना। वह कैसी सहिष्णु सभ्यता है। टॉलरेट दैट मीन्स जो आपको सबसे ज्यादा नापसंद हो उसको भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये टॉलरेट हो गया। तो यहां पर क्या कि सबसे बड़ा जो चैलेंज था वह डाइवर्सिटी का था। बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी थी स्पोकन डिफरेंट लैंग्वेज, स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन, कल्चर एंड रिलीजन। और ऐसे में बच्चों एक ये चैलेंज था कि क्या हम ये एक राष्ट्र को यूनाइट करने के चक्कर में हम ऐसा तो नहीं कर देंगे कि जो रीजनल डाइवर्सिटी है हम उसको ही सैक्रिफाइस कर जाएं, है ना। जो रीजनल डाइवर्सिटी है हम उसको सैक्रिफाइस कर जाएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन इससे उठ गया था, इस डाइवर्सिटी से घबरा कर बहुतों के मन में ये समस्या हो गई थी, बहुतों के दिमाग में ये प्रॉब्लम हो गई थी कि आखिर भारत का जो भविष्य है वह क्या होगा। सो देयर वॉज अ सीरियस क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, है ना। एंड नेक्स्ट देखो कि इसमें
वुड इंडिया सर्वाइव एज अ यूनाइटेड कंट्री? क्या इंडिया इतनी डाइवर्सिटी के बाद सर्वाइव कर पाएगा एज अ यूनाइटेड कंट्री? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह सभी के मतलब ढूंढ रहे थे, सभी के मन में था ये प्रश्न कि क्या इंडिया जो है वह यूनाइट रह पाएगा जबकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। और ऐसे में क्या हम नेशनल यूनिटी के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए रिजेक्ट कर देंगे जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं होती है, जो रीजनल एस्पायरेशंस है, जो रीजनल हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी है, क्या हम उन सभी को सैक्रिफाइस कर देंगे कि नेशनल? जैसे कि आज हम कह सकते हैं कि हम झारखंड से हैं लेकिन हम भारतीय, हम आंध्र प्रदेश से हैं पर हम भारतीय, हम अरुणाचल से, हम कश्मीर से हैं पर हमारी ये दो पहचान हो गई। ठीक है कि हम इस राज्य से हैं लेकिन भारतीय शब्द पहले, इंडियन वर्ड पहले। अगर आप इस देश के बाहर कहीं अब्रॉड जाते हैं, देश के बाहर जाते हैं, पहली पहचान क्या होती है? इंडियन, है ना। वहां पे आपको कोई नहीं पूछेगा अच्छा किस स्टेट से, कहाँ पे, स्टेट में भी किस सिटी से, किस विलेज से, विलेज में भी किस कॉलोनी, किस मोहल्ले से, ये कोई नहीं पूछता। सो यहाँ पर आपकी पहचान क्या है? इंडियन। तो यहाँ पर क्या है कि एक जो प्रश्न है वह उठ गया था। सो अर्जेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने था वो क्या था? इंटीग्रेशन का, एकीकरण का। सो इसके सामने अर्जेंट क्वेश्चन क्या था? इंटीग्रेशन का, एकीकरण का जो प्रश्न है, बिना सांस लिए हमें इसको सुलझाना था। मतलब हम सुकून से बैठ नहीं सकते थे और हमें एंड देन सेकंड है एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। जब हमारा जो स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हम इस बात पर सहमत थे कि हमें लोकतंत्र को अपनाना है। लेकिन लोकतंत्र को अपनाना तो अच्छी बात है बट कैसे अपनाएंगे हम, एस्टैब्लिश कैसे करेंगे डेमोक्रेसी को? तो इसके लिए दो तीन बातें आपको समझना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांटेड है फंडामेंटल राइट्स, राइट टू वोट, इसका एक्सपेंशन आप समझ लो राइट टू वोट, है ना। तो अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट की बात की गई, राइट टू वोट की बात की गई। साथ ही हम देखेंगे कि हमने इंडिया अडॉप्ट संसदीय व्यवस्था को हमने अपनाया। सो इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में भी कैसी डेमोक्रेसी? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब हम खुद नहीं जाकर संसद में बैठ रहे बल्कि हम वोट के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुन ले रहे हैं। सो ये क्या हो गया? ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया। सो हमने क्या चुना? इंडिया अडॉप्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में भी दो प्रकार होते हैं ना, एक तो प्रत्यक्ष रूप से जैसे कि स्विट्जरलैंड में है कि संविधान में संशोधन की व्यवस्था हम आप घर से शुरू कर लेंगे, लेकिन वो वहीं पॉसिबल है जहां पर नंबर ऑफ, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, वो कम है। इंडिया जैसे देश पे, जैसे कि हम कॉन्टिनेंटल साइज और डाइवर्सिटी में इतना इनफाइनाइट मान रहे हैं कि उसे एक चैलेंज के रूप में भी देखा गया और एक बहुत बड़ा फ्यूचर के लिए क्वेश्चन उठा कि क्या इंडिया यूनाइटेड कंट्री रह पाएगा, है ना। सो यहाँ पर देखो, हमने देखा कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने फंडामेंटल राइट टू वोट दिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने अपनाया, रिप्रेजेंटेड डेमोक्रेसी, और रिप्रेजेंटेड डेमोक्रेसी जो कि किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। और साथ ही हम देखेंगे कि हमने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह नेसेसरी तो है बट सफिशिएंट नहीं है, और इसके लिए जरूरी है कि आपकी प्रैक्टिसेस जो है वह ऐसी हो कि आपका जो डेमोक्रेसी है वह सर्वाइव कर पाए। अगर आपकी राजनीतिक व्यवस्था, आपका जो सिस्टम है वह कुछ ऐसा हो गया कि आपने राइट टू वोट ही नहीं दिया, तो कैसे डेमोक्रेसी सर्वाइव करेगी? कैसे आप कह सकते हैं कि आप एक डेमोक्रेटाइज कंट्री हैं? तब ऐसे में क्या था बच्चों कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आपने चीज़ों को प्रोवाइड किया है तब उसके लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो है वह आप इम्प्लीमेंट करें। एंड देन लास्ट इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ इंटायर सोसाइटी। किसी एक सेक्शन के लिए, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन या ग्रुप के लिए व्यवस्थाएं ना करना, फैसिलिटेट ना करना, बल्कि सभी के लिए व्यवस्थाएं करना, स्पेशली फॉर पुअर एंड डिसएडवांटेज पीपल। सो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी की बात की गई। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, समानता के सिद्धांत को हमने चूज कराना, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। लेकिन इसके साथ साथ ही स्पेशल प्रोटेक्शन भी किए को सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप को। साथ ही जो आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि संविधान का भाग 4 है। अभी तक आप समझ गए होंगे, अगर मैंने डीपीएसपी बोला है आपको पता चल गया होगा कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की बात मैं कर रही हूं, और इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो कि वेलफेयर सोसाइटी के लिए प्रावधान करते हैं। तो डीपीएसपी का मेन मोटो क्या है बच्चों? मेन ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर करना।
वेलफेयर गोल, वेलफेयर जो गोल है वह इसमें सेट किए गए, बट हम देखेंगे कि रियल चैलेंज अभी भी सामने था, एंड दैट इज इफेक्टिव पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। किस तरीके, और इरेडिकेशन ऑफ इनइक्वालिटीज, किस तरीके से गरीबी को और असमानता को खत्म किया जाए, किस तरीके से हम जो है वह डेवलपमेंट जो है वह करें, किस तरीके से हम डेवलपमेंट के लिए जो है वह पॉलिसीज बनाए। तो ये जो है हमारे सामने चैलेंजेस था। ठीक है, क्या पॉलिसीज होंगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के लिए। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस थे जो कि हमारे सामने थे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जब 14-15 अगस्त मिडनाइट हमारा जो देश है वह आज़ाद हुआ, और यहाँ पर जो फर्स्ट स्पीच ट्रस्ट विद डेस्टिनी जो है, आधी रात को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो विशेष सत्र है वह बुलाया गया, जिसमें स्पीच दी गई है ना। और इसमें 2 गोल पर एटलीस्ट सभी लोग जो है वह सहमत हो गए। फर्स्ट तो ये था कि हमारी जो कंट्री है वह डेमोक्रेटिक होगी, और दूसरा ये था कि ऐसी कंट्री जो कि सभी सोशली एडवांटेज एंड पुअर जो लोग हैं इनके लिए स्पेशली वर्क करेगी। लेकिन हमारे पास इतना आसान नहीं था, है ना। ये जो डगर है ना बहुत कठिन है, डगर पनघट के आखिर, बहुत पुराना ऐसा सॉन्ग अगर आपने सुना हो। तो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे, मतलब अगर हम स्वतंत्र हुए तो ऐसा नहीं था कि बस अब इम्प्लीमेंट कर लो सारी चीज़ें, सारा जो बेस है फाउंडेशन है वह बना हुआ है, ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि फ्रीडम के पहले, इंडिपेंडेंस के पहले हमें क्या मिला था? पार्टीशन। और वो पार्टीशन बहुत शांतिपूर्वक नहीं था कि बहुत नेगोशिएट कर लिया, बहुत पीसफुल जो है वह हो गया। 80 लाख से ज़्यादा शरणार्थी थे, 10 लाख से ज़्यादा किलिंग हुई थी, एट्रोसिटीज़ हुई थी। ऐसे में फ्रीडम, पार्टीशन, है ना, जब मैं पहले मिला 47 वायलेंस का, ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट का जो दौर था, ठीक है। तो ऐसे में ये बड़ी एक परेशानी थी। 3 प्रमुख चैलेंजेस हमारे सामने थे। टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, कैसे एक राष्ट्र बनाया जा सके, जबकि इसके लिए डाइवर्सिटी एक चैलेंज की तरह देखा जा सकता है। एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी कैसे स्थापित हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट और सारी चीज़ों की बात की गई। हमने एक ऐसा फॉर्म अपनाया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि बेस थी पार्लियामेंट्री सिस्टम पर, संसदीय व्यवस्था पर आधारित अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र को हमने अपनाया। आया समझ में? एंड इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ इंटायर सोसाइटी। बस हो गया 3 चैलेंजेस। तो ये था आपका चैलेंजेस। थोड़ा सा हम जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की विचार पढ़ते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि वी शुड बिगन टू वर्क दैट स्प्लिट इन द कोर्स ऑफ टाइम ऑल दीज एंगुलरिटीज ऑफ मेजोरिटी इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज, है ना, हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का जो कॉन्सेप्ट है वो हम मतलब नहीं मानेंगे। सभी को जो है वह आज़ादी होगी कि वह अपनी तरह से जी सके। पाकिस्तान में भी आप अगर हिंदू हैं तो मंदिरों में जाने के लिए स्वतंत्र, और सरकार जो है इस चीज़ को कोशिश करेगी। ये कहना था मोहम्मद अली जिन्ना का था, ठीक है। ये मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि आप किसी भी रिलीजन, कास्ट और क्रीड से बिलीव करते हैं, है ना, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। राज्य का विषय नहीं है कि आप किस धर्म को मान रहे हैं, किस जाति को मान रहे हैं। अब जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि वी हैव अ मुस्लिम माइनॉरिटी हु आर सो लार्ज इन द नंबर दैट दे कैन नॉट इवन इफ दे वोट। अगर हमारे इतना टोटल पॉपुलेशन का 12% जो है वह मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय है। आफ्टर पार्टीशन की मैं बात कर रही हूँ बच्चों। आफ्टर पार्टीशन जब मुस्लिम जो है डिफरेंट, जो पाकिस्तान है वह जा चुके थे, उसके बाद भी 12% मुस्लिम रह गए थे, और अगर वे चाहते ना तब भी नहीं जा पाते। और इसलिए क्या जरूरी था कि भारत ने एक सेकुलर का जो कॉन्सेप्ट है वह अपनाया। सो दिस इज अ बेसिक फैक्ट अबाउट देयर कैन बी नो आर्ग्यूमेंट। एंड यहां पर यह कहा जा रहा है कि देखो, चाहे नॉन मुस्लिम्स हो, है ना, तो यहां पर वी हैव गॉट टू डील विद दिस माइनॉरिटी इन अ सिविलाइज्ड मैनर। मेन बात यही याद रखना है। देखो यहां पर मेन क्या होगा कि दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट, कि आप किस कास्ट, किस रिलीजन, किस क्रीड से बिलोंग कर रहे हैं, सभी स्वतंत्र है। मेजोरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट है ना। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि राज्य का विषय नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं कि अगर माइनॉरिटीज है तो हमें उन्हें सभ्यता के साथ पेश आना है। हमें क्या करना है? सभ्यता के साथ पेश आना है। तो ये हो गया बच्चों राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस स्लाइड को कर दो डिलीट, ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं महात्मा गांधी ने क्या कहा था, टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेशन बट मिडनाइट इंडिया विल बी पार्टीशन, टुमारो विल दीज अ डे ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल एज। तो यहाँ पर देखो महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया कि ये जो समय है ना,
एक मिक्स जो इन्होंने बात कही कि हम बहुत खुश नहीं हो सकते क्योंकि जो विभाजन है वह बहुत शांतिपूर्वक नहीं रहा और स्वतंत्रता के पहले जो है वह हमें क्या मिला, विभाजन मिला। ठीक है, चलिए, तो खुशी का दिन भी है और गम का दिन भी है क्योंकि हम आजाद तो हुए लेकिन विभाजन हो गया। तो ये महात्मा गांधी जी के वर्ड्स हैं। तो ये 3 चैलेंजेस हो गए ना, हमने बता दिए, पढ़ लिया इसको। Immediate challenge was to shape nation that was unite at accommodate of a diversity existing of the society, eradication of poverty and unemployment. The second challenge was to establish democracy, but ये democracy कुछ ऐसी हो कि democratic practices से आए. And third challenge was to ensure the development and well-being of entire society, not only of some sections. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे विभाजन की, विस्थापन की और पुनर्वास की। विभाजन की, विस्थापन की और पुनर्वास की। ठीक है, तो चैलेंजेस ऑफ न्यू नेशन। अब देखो, मैं पैराग्राफ इसलिए स्टार्टिंग में पहले आपको बता देती हूँ कि आपको पता चले कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ भी रहे हो साथ साथ में किताब रख के तो समझ पाओ, जो जो इंपॉर्टेंट लगता है या तो आप यहाँ पर ही जो है वह अंडरलाइन कर ले या फिर साथ साथ में लिखते चले। क्लियर, चलो। एंड देन नेक्स्ट है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। विभाजन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, एक स्थान से दूसरे स्थान, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, एंड रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास। पुनर्वास है ना। तो 15 अगस्त 1947 नॉट वन बट 2 नेशन स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। एक नहीं, 2 राष्ट्र अस्तित्व में आते, इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन and the division of British India into India and Pakistan. The drawing out border, demarcating the territory of each country, marked the culmination of political development that you have read about in history textbook. अच्छा, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में तो आप ये सारी चीजें पढ़ते हैं क्योंकि जहां से वो खत्म हुआ वहां से हमारा पॉलिटी शुरू हो जाता है, संवैधानिक विकास और सारी चीजें, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये सारी चीज हम पढ़ चुके। तो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लीग, 2 नेशन थ्योरी, ये क्या कहती है? 2 नेशन थ्योरी कहती है कि जिस रीजन में, जिस एरिया में अगर मुस्लिम जो है वह मेजोरिटी में है उसको पाकिस्तान की टेरिटोरी बना दो। तो क्या कह रहे हैं? 2 नेशन थ्योरी एडवांस बाय द मुस्लिम लीग, इंडिया कंसिस्टेड और ऑफ नॉट 1-2 पीपल एंड हिंदू एंड मुस्लिम। इसमें ये कहा जाता है कि ये जो है वो पूरा एक स्टेट नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये 2 नेशन थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पर जिस भाग में मुस्लिम जो है वह बहुसंख्य है वो दूसरा राष्ट्र कहा जाए उसे, क्योंकि वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते। कब से शुरू हुआ? 1940 के डिकेड्स की हम बात करें, वहाँ से ये जो शुरुआत है, शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, बहुत इम्फेसाइज तरीके से जो शुरुआत है 40 के आसपास में आप देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि दैट इज वाई इट डिमांड पाकिस्तान अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम। तो केवल हिंदुओं का देश नहीं है या फिर भारत जो है वह केवल एक देश नहीं, बल्कि इसने कहा कि इन 2 नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या कहा कि ये जो है मुस्लिमों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान है, मतलब 2 कौम का देश है बेसिकली, ये इनके द्वारा कहा गया। द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान, बट सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन 1940s द पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एंड ब्रिटिश रोल लेड अ डिसीजन फॉर अ सर्टेन ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। क्रिएशन ऑफ, जैसे कि क्रिप्स मिशन है, आपने कई सुना होगा, यूपीएससी ने पूछा भी, क्या क्रिप्स मिशन ने लीग की इस बात को माना था कि उन्हें जो सेपरेट जो पाकिस्तान है वह दिया जाएगा, या फिर उन्होंने केवल तो क्रिप्स मिशन हुआ और बाकी जो मिशन हुए किसने बात मानी किसने बात नहीं मानी? कैबिनेट मिशन, है ना, इस चीज़ को याद रखना। चलिए, तो पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। पार्टीशन, displacement and rehabilitation। तो जैसा कि हमने देखा कि जो 14-15 अगस्त की मिडनाइट है 1947, तो एक नहीं बल्कि जो 2 राष्ट्र है वह अस्तित्व में आते हैं, 2 डोमिनियन स्टेट, 2 नेशन स्टेट। 2 नेशन स्टेट जो हैं वह एग्जिस्टेंस में आते हैं
इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। सो देखो, अगर हम टू नेशन थ्योरी की बात करें, टू नेशन थ्योरी जो है, द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग के द्वारा टू नेशन थ्योरी के अंतर्गत क्या है कि मुस्लिमों के लिए एक जो सेपरेट एरिया है, सेपरेट जो स्टेट है, इसकी डिमांड की गई थी। सो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की बच्चों जब हम बात करते हैं तो याद रखना कि इंडिया एंड पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ ना, ये जो डिवीजन था ये बड़ा ही पेनफुल था। ये जो डिवीजन है वह बड़ा ही पेनफुल था और बड़ा ही डिफिकल्ट था, बड़ा ही डिफिकल्ट था। और साथ में आपको याद रखना है, बड़ा ही पेनफुल और बड़ा ही डिफिकल्ट था। एंड इट वॉज डिवाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी, किस आधार पर डिवाइड हुआ था? ये जो डिवीजन है, डिवीजन किस बेस पर हुआ था? रिलीजियस मेजोरिटी के आधार पर, है ना। रिलीजियस मेजोरिटी के आधार पर जो डिवीजन है वह हुआ। It was decided to follow the principle of religious majority, धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बना गया। क्या आधार था? धार्मिक बहुसंख्यक, धार्मिक बहुसंख्यक मतलब जहां पर जो धर्म जो है वह बहुसंख्या में हो, इसको मानने वाले बहुसंख्या में है, ऐसे में उसको जो है वह सेपरेटली हिंदू या मुस्लिम जो क्षेत्र है वह बना दिया जाए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जहां पर मुस्लिम जो है वह मेजोरिटी में थे, वह पाकिस्तान हो गया। तो पाकिस्तान कैसे बनाएगा? मुस्लिम वर इन मेजोरिटी, वही पाकिस्तान की टेरिटोरी हो गई, ऐसा कहा गया। लेकिन बच्चों यहाँ पर प्रॉब्लम थी, डिवीजन जो है वह कहा जाता है कि एक डिफिकल्ट प्रोसेस थी। और डिफिकल्ट जो है वो 3-4 ऐसे पॉइंट है जिस आधार पर इस थ्योरी को जो है वह बड़ा ही डिफिकल्ट माना गया कि पार्टीशन जो है वह इतना आसान नहीं था करना, पार्टीशन करना आसान नहीं था। इसके पीछे देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। टू नेशन थ्योरी की बात हो गई, है ना, आप समझ जाना इसको। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि जो पार्टीशन है वह बड़ा ही डिवीजन जो है या जो पार्टीशन है, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम तो इसमें ये थी, प्रॉब्लम नंबर 1, कि ब्रिटिश राज्य में, है ना, ब्रिटिश प्रोविंसेस की बात करें या ब्रिटिश स्टेट की बात करें, कोई भी ऐसा एक क्षेत्र नहीं था जहां पर इस बात को डिसाइड किया जा सके कि अगर मान लीजिए पूरा इंडिया है तो हम डिसाइड, पूरा कोई एक ऐसा इसमें क्षेत्र ही नहीं था कि यहाँ पे केवल मुस्लिम है, यहाँ पे केवल हिंदू है। सब जो चूंकि जो है वह मिक्स रहते थे, क्योंकि इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट विशेषता ही वही है, इसकी विविधता, इसकी डाइवर्सिटी, जो कि ब्रिटिशर्स के समय से नहीं बल्कि बहुत पहले से रही। तो यहाँ पर पार्टीशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम, देयर वॉज no single belt, no single belt of Muslim majority area, Muslim majority area, कोई भी ऐसा एरिया नहीं था कि जिस बेल्ट में जो मुस्लिम है वह मेजोरिटी एरिया में हो और उसे जो है पाकिस्तान की टेरिटोरी बना दे इन ब्रिटिश इंडिया। एंड सेकेंड इसमें ये कहा कि 2 एरिया जो ऐसे थे, एक तो देखो वेस्ट पाकिस्तान था जिसे जो आधुनिक पाकिस्तान है, दूसरा जो है वह ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था जो कि अभी आधुनिक बांग्लादेश है। तो दूसरी जो प्रॉब्लम थी जानते हो वो क्या थी कि यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो है वह, जैसे कि हम बंगाल का कुछ क्षेत्र है, असम का, ये ऐसा कुछ क्षेत्र था जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्या में थे, मुस्लिम ज़्यादा थे, है ना। अगर मुस्लिम हम देखें तो रिलीजियन बेस उनका जो एक मेजोरिटी था, लोग थे, यहाँ पे ज़्यादा थे, है ना। और देखो दूसरा जो है वह ये एरिया ऐसा था कि पंजाब है, बलूच है, कश्मीर का कुछ एरिया है, ये कुछ ऐसा एरिया था जहाँ पर मुस्लिम
जो है वह ज्यादा थे, कंपैरेटिवली ज्यादा थे। बट ऐसा तो कुछ था नहीं ना कि इन दोनों जगह को उठाकर हम एक साथ कर दें। तो दूसरी समस्या तो ये है कि दो अगर अलग अलग एरिया, एक ईस्ट में एक वेस्ट में, कैसे इसको जोड़ दोगे, कैसे पाकिस्तान की टेरिटोरी बनाओगे, ये सेकंड प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि इस पूरे एरिया में, इंडिया के पूरे एरिया में ऐसा ही नहीं कोई एरिया मिल रहा था जिसमें कि केवल मुस्लिम जो है वह मेजोरिटी में मिल जाए, क्योंकि लोग मिक्स थे। एंड सेकंड, अगर दो एरिया हमें मिले भी, पंजाब का और ये वेस्ट का या फिर ईस्ट, हम बंगाल के आसपास की बात करें, तो इस एरिया में भी क्या प्रॉब्लम थी कि दो अलग अलग एरिया थे। तब पाकिस्तान की टेरिटोरी कैसे बनाए, इन दोनों को एक साथ तो ला नहीं सकते। सो टू एरियाज जहां पर मुस्लिम जो है वह मेजोरिटी में थे, वन ऑफ द ईस्ट, वन ऑफ द वेस्ट, वेस्ट नहीं वेस्ट है ना, वन ऑफ द, पहले वेस्ट ही लिख लो, एंड वन ऑफ द ईस्ट। अब ये ज्वाइन तो हो नहीं सकते थे कि भाई आप इसको जो है वह आपस में जोड़ दोगे। सो इसको कैसे, ये कैसे आजाद हुआ, ये कैसे बना, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान बना। वेस्ट पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है, ईस्ट या पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है। ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के रूप में सामने आया। अब जैसे कि हमने देखा कि टू नेशन जो थ्योरी है, इसको कई लोगों ने अपोज किया, और इसको अपोज करने में कौन थे, फ्रंटियर गांधी। याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट, आपको लिख लो बच्चों, आप लिख लो कि जो फ्रंटियर गांधी थे, खान अब्दुल गफ्फर खान, उनके द्वारा जो है टू नेशन थ्योरी को अपोज किया गया था। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सभी अगर मुस्लिम थे, अगर वह मुस्लिम नेता थे तो उन्होंने इसे अग्रीड ही होंगे वह इससे। बेसिकली कई लोगों ने अपोज किया था, एंड फ्रंटियर गांधी वन ऑफ देम। ठीक है, साथ ही देखो बच्चों, अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम ये भी थी कि मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस में भी, पंजाब एंड बंगाल की बात करें तो इसमें भी नॉन मुस्लिम, देखो देयर वाज नो सिंगल एरिया बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, लेकिन फिर भी जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया मिल गए थे ना, उसमें भी नॉन मुस्लिम्स की जो संख्या थी वह भी ज्यादा थी। ऐसा नहीं था, एक तो कोई एक एरिया ऐसा नहीं था, दूसरी बात जो एरिया हमें मिले वह ईस्ट और वेस्ट में, तो उसको एक नहीं कर सकते थे। तीसरी बात जो है वह ये थी इसमें कि मुस्लिम मेजोरिटी जो प्रोविंसेस थी, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस, ठीक है, जो कि थी पंजाब एंड बंगाल, लेकिन पंजाब एंड बंगाल में नॉन मुस्लिम भी थे, नॉन मुस्लिम मेजोरिटी भी यहां पर थी, है ना। तब आप कैसे इसको डिवाइड करोगे। सो प्रॉब्लम ऑफ, अच्छा, और एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज, सबसे बड़ी समस्या थी बच्चों ये, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों की समस्या, है ना, ऑन बोथ साइड ऑफ बॉर्डर, ऑन बोथ साइड ऑफ बॉर्डर, so that they are undesirable aliens in their own houses, कि जो माइनॉरिटीज, मान लीजिए जो हिंदू है, जो पाकिस्तान में थे, वह पाकिस्तान बन गया, वो एक तरह से वहां पर अनडिजायरेबल एलियन की तरह देखे जाने लगे अपने ही देश में, है ना, जिनकी वहां पे आवश्यकता न रही हो, एक विदेशी बन गए। आंख जब खुली, बहुत से लोगों को ने पता ही नहीं था कि वो पाकिस्तान में, इंडिया में, तो यहाँ पर अगर हर चीज का आपने कुर्सी, टेबल, टेलीफोन, इन सब का बंटवारा किया, लोगों का भी कर लेते शांतिपूर्वक तरीके से, बस वही नहीं हो सका, है ना, वही नहीं हो सका। सो प्रॉब्लम ऑफ द माइनॉरिटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर। सो माइनॉरिटीज जो है बच्चों, जैसे ही ये बंटवारा धर्म के आधार पर होता है ना, राज्य इसको बताता है, दोनों साइड की माइनॉरिटीज पर अटैक होने लगे, उन पर वायलेंस, जो हिंसा है वह होने लगी, उनके लिए उनकी किलिंग्स जो है वह होने लगी, वुमेन्स के साथ रेप होने लगे। इस तरह की घटना, लोगों ने, परिवारों ने क्या किया, इसके कंसिक्वेंसेस हम देखते हैं कि हुआ क्या। तो कैसे हुआ, इसको हमने देखा, ये प्रोसेस थी बच्चों। बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये जो डिवीजन है, ये प्रक्रिया है, इसकी प्रोसेस है कि कितनी शांतिपूर्वक प्रक्रिया जो है वह अपनाई गई थी पार्टीशन की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन ये था कुछ। अब आगे देखो, कंसिक्वेंसेस की हम बात करेंगे। तो जैसे ही इसके कंसिक्वेंसेस जो है वह ये रहे, परिणाम, विभाजन के जो परिणाम थे, जैसे ही
1947 में पार्टीशन का बिगुल बजा, विभाजन की घोषणा हुई, दोनों तरफ जो माइनॉरिटीज थे उनकी किलिंग होने लगी। सो 1947 वन ऑफ द, इससे ज्यादा अनप्लान्ड कुछ नहीं हो सकता था, वन ऑफ द मोस्ट abrupt unplanned and tragic transfer of population लोगों का हस्तांतरण जितने गलत तरीके से एक ट्रांसफर हुआ एक देश से दूसरे देश में, बहुत ही गलत था। एंड दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज नोन, मतलब जो अब तक जितना भी इतिहास में लोगों ने समझा है कि लोगों इधर से उधर चले गए, माइग्रेट हो गए, कुछ भी, सबसे ज्यादा दर्दनाक यही एक मुद्दा रहा। तो जितने भी मुद्दे पता थे, है ना, वन ऑफ द मोस्ट अनप्लान ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन था। और देखो इसमें क्या हुआ नेक्स्ट, रिलीजन आइडेंटिटी के आधार पर किलिंग स्टार्ट हो गई थी। रिलीजन, हिंदुओं ने मुस्लिमों को, मुस्लिमों ने हिंदुओं को काटना शुरू कर दिया। तो ये जो रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटी थी, इसके आधार पर जो किलिंग एंड एट्रोसिटीज है वह स्टार्ट हो चुकी थी। और देखो ये दंगल कहाँ बने हुए थे, ये अखाड़े बेसिकली कहाँ बने होंगे, पंजाब, अमृतसर, पश्चिम बंगाल, क्योंकि वहीं पर तो पार्टीशन जो है वह बेसिकली हुआ था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के नाम से। तो प्रॉब्लम तो वहीं होगी क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ माइनॉरिटीज होगी। जो हिंदू एरियाज थे वहां पर मुस्लिम माइनॉरिटीज होगी, जो मुस्लिम एरियाज थे हिंदू माइनॉरिटीज होगी। तो लोग अपना घर परिवार छोड़ के, बीवी बच्चे लेके बस सब भाग ही रहे थे। और कई इस तरह के जो सीन है आप देखना, पार्टीशन की कुछ चीजें जो है, कुछ शॉर्ट्स ही देख लेना चार्ट से, आपको पता चल जाएगा कितना शांतिपूर्वक ये विभाजन रहा। तो यहाँ पर बच्चों देखो कि रिलीजन आइडेंटिटी के आधार पर जो किलिंग्स है वह स्टार्ट हो गई। लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता कम्युनल जोन बने हुए थे, सांप्रदायिक अखाड़े बन गए थे। ये कम्युनल जोन बने हुए थे ये तीनों शहर, तो है ना। सो सफरिंग, जो माइनॉरिटीज थे वो बहुत सफर कर रहे थे, किलिंग हुई, रेप्ड, एंड इसके अलावा फैमिली ऑनर के नाम पे खुद की फैमिलीज जो हैं वह महिलाओं को मारने लगी। फैमिली जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, जबरन शादियां की गई, है ना। सो फैमिली ऑनर के नाम पर जो वुमेन्स की किलिंग है वह उनके ही परिवार वाले करने लगे कि कोई और मारे, इससे अच्छा है हम ही ये काम कर लेते हैं ना। सो लैक ऑफ रिफ्यूजीज हुए, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी, एसेट्स, ये सब हुआ, बट बस पीसफुली जो ट्रांसफर है वह नहीं हो पाया। और इसका परिणाम ये था कि 80 लाख रिफ्यूजीज हुए और 10 लाख किलिंग हुई। ये इसका रिजल्ट था, ये इसका परिणाम था। इसका परिणाम था 80 लाख रिफ्यूजीज एंड 10 लाख लोग मारे गए थे इन दंगों में। कई महीनों चला था ये अखाड़ा भाई। धर्म परिवर्तन, ये सब भी लिख लीजिए। ये था परिणाम, ये था कंसिक्वेंसेस। और कहा जाता है कि अगर आपने प्रॉपर्टीज का बंटवारा किया तो लोगों का भी शांतिपूर्वक बंटवारा कर देना चाहिए था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है ना, यहाँ से जो है बच्चों वह प्रश्न उठता है, एंड क्वेश्चन इज कि पार्टीशन ऑन रिलीजियस बेसिस। अब देखो क्वेश्चन क्या उठा, सोचने वाली बात भी है वैसे, है ना। हो सकता है आप लोगों में से भी कुछ लोग जो है वह सहमत हो इस बात पर कि हाँ एक हिंदू स्टेट जो है वह बना देना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बनाना चाहिए, फिर क्यों उस वक्त भारत नहीं बना, उसको हम समझ लेते हैं। सो पार्टीशन ऑन रिलीजियस बेसिस। अच्छा ये बताओ, अगर धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ और जो मुस्लिम थे उनके लिए पाकिस्तान था, हिंदुओं के लिए जो है वह भारत था, तो क्यों ना उस वक्त हमने हिंदू स्टेट जो है वह बना दिया, हिंदू नेशन बना दिया। सो पार्टीशन ऑन रिलीजियस बेसिस, डिड दैट मेक इंडिया?
did that अगर पार्टीशन जो है वह रिलीजन बेस पर हुआ था, ठीक है, सो क्या इस पार्टीशन ने हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली इंडिया अ हिंदू नेशन अपने आप ही बन गया क्या? क्या अपने आप ही अगर रिलीजन बेस पर पार्टीशन हुआ तो क्या अपने आप हिंदू नेशन बन गया? देखो इसका एक तो जवाब ये मिलता है कि जो लार्जर पॉपुलेशन थी मुस्लिम की, ये माइग्रेट कर गई पाकिस्तान। कहां पर माइग्रेट कर गई? पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी लगभग 12% जो पॉपुलेशन थी मुस्लिम की, 12% टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया मुस्लिम कम्युनिटी थी। तो सबको थोड़ी भेजा गया है ना, सब थोड़ी गए थे। तो यहां पर हम देखेंगे कि इसके अलावा देश में अगर हम हिंदू राष्ट्र घोषित करते या फिर अपने आप क्या हो गए थे, इसका एक जवाब मिलता है कि ना केवल माइनॉरिटी में मुस्लिम कम्युनिटी थी, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा भी और भी जो रिलीजियस कम्युनिटी थी वो भी इन सब का हिस्सा थी। चाहे हम सिख की बात करें, चाहे हम क्रिश्चियन की बात करें, जैन की बात करें, बुद्धिस्ट की बात करें, ठीक है, पारसीज की बात करें, जिस की बात करें, तो यहाँ पर हाउ वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट, एक क्वेश्चन जो आ गया था कि अगर ये है तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वह किस तरीके से इन कम्युनिटीज को ट्रीट करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वह किस तरीके से अदर कम्युनिटीज जो है वह ट्रीट करेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वह क्या आंसर मिला? इक्वली, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आंसर मिला था कि जो है वह सभी को जो है बेसिकली इक्वली ट्रीट किया गया था और ना ही रिलीजन के बेस पर किसी तरह का कोई भेदभाव किया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की वैल्यूज को अपनाया तो अगर कुछ लोग ये कहें, हाँ कुछ संगठन थे, डेफिनेटली थे, जो इस बात को मानते थे और चाहते थे कि जो इंडिया है वह एक हिंदू नेशन स्टेट बन जाए, बट ऐसा नहीं हो सका, है ना, बट ऐसा नहीं हो सका। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे रीजन थे। अब देखो बच्चों, ये कहा गया कि मुस्लिम लीग ने बेसिकली क्यों प्रोटेस्ट किए? मुस्लिम लीग ने प्रोटेस्ट किए थे कि जो मुस्लिम्स थे इनको जो राइट्स है, जो इनके इंटरेस्ट है वह हो सके। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है ऑर्गेनाइज किया, हिंदुओं को लामबंद करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे इस चीज के लिए कि इन ऑर्डर टू टर्न इंडिया इनटू अ हिंदू नेशन, बट ऑल पर्सन इक्वली ट्रीटमेंट जो है वह हमने दिया। ऑल पर्सन, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑल पर्सन इक्वली ट्रीटमेंट, ऑल पर्सन इक्वली ट्रीटमेंट एंड एक सेकुलर नेशन का कॉन्सेप्ट हमने कॉन्सेप्ट गढ़ा। सेकुलर नेशन इस तरह का चीज है। तो फिर आप नहीं कह सकते कि हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली बन गया, नहीं बना, क्योंकि ना तो सारे मुस्लिम गए थे, और भी अगर हम बाकी रीजनल कम्युनिटीज, रिलीजन कम्युनिटीज की बात करें तो और भी काफी सारी कम्युनिटीज थे और उन सभी को इक्वल राइट्स जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। एक सेकुलर स्टेट का हमने कॉन्सेप्ट अपनाया। तो इंडिया बिल्कुल भी अपने आप पार्टीशन के बाद जो है वह एक हिंदू नेशन जो है वह नहीं बना। हाँ, वो बात सही है कि ये जो डिवीजन है वह किस पे बेस था? रिलीजियस बेसिस था, पर फिर भी इंडिया जो है वह एक हिंदू राष्ट्र नहीं बना। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें तो चल ही रही थी, पर हमारे सामने एक जो चुनौती थी, चैलेंज थी सबसे बड़ी, जिससे हमें तुरंत निपटना था, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, है ना। ये एक प्रॉब्लम थी, ये एक प्रॉब्लम थी। अच्छा देखो, विभाजन, विस्थापन, पुनर्वास, कुछ मेन पॉइंट्स जो है वह पीपीटी में दिए हुए हैं बच्चों, आप इसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब चलो आओ, British India was divided into what were called the British Indian provinces and the princely state. The British Indian provinces were directly under the control of the British government, and on the other hand, several large and small states ruled by princes, called by princely state, enjoy some form of control over their internal affair, and as long as they expected,
accepted British supremacy and this was called paramountcy of। देखो ये याद रखना है इस बात को कि जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने क्या किया था, क्या वो स्वतंत्र थे? हाँ, कुछ चीजों में हम कह सकते हैं कि उनके पास इंटरनल ऑटोनॉमी थी, बट अगर हम ये कहें कि वो ब्रिटिश सुपरमेसी से आज़ाद थे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स की जो सर्वोच्चता है, संप्रभुता है, उसको मान रखा था। सो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट की जब हम बात करेंगे बेसिकली, तो यहाँ पर टू स्टेट की हम बात करते हैं, दो तरह के स्टेट की हम बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, तो देखो ब्रिटिशर्स के समय में जो स्टेट है बेसिकली वह कैसे थे, दो तरह के नेचर के थे। प्रिंसली स्टेट जिसका इंटीग्रेशन हमें पढ़ना है, और दूसरा ब्रिटिश प्रोविंसेस थी। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत हम इन्हें कह सकते हैं। ये क्या थे, ब्रिटिश प्रांत थे, और इन्हें कहा जाता था देशी रियासतें। अब देखो ब्रिटिश प्रोविंसेस वो इलाके कहे जाते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस वह इलाके कहे जाते थे जो कि प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जो है वह कौन रूल कर रहा था, वहां पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, मतलब उनके कंट्रोल में थे डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली कंट्रोल में थे। अब देखो डायरेक्टली कंट्रोल ये था कि ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, मतलब वो सीधे तौर पर वहां पर नियंत्रण कर रहे थे। लेकिन जब हम प्रिंसली स्टेट की बात करें, एक ऐसा भी हो जाता है ना कि हमने किसी और को वहां पर रख रखा है, हाँ हमारे ही अंडर है, बट वो जो है वहां का काम संभाल रहा है, और इसी तरह की कुछ विशेषताएं प्रिंसली स्टेट की हैं। directly under the control of British government, directly under the control of British government। यहाँ पर राजा महाराजा नहीं थे, है ना, यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वह क्या कर रही थी, प्रत्यक्ष रूप पर से इन पर शासन कर रही थी। बट अब प्रिंसली स्टेट क्या थे, प्रिंसली स्टेट बेसिकली देशी रियासतें थी, मतलब राजाओं की रियासतें, कुछ बड़ी थी कुछ छोटी रियासतें थी, बट इन पर वैसे तो राजा शासन कर रहा था, बट नियम और सारी चीज़ें जो है ब्रिटिशर्स की मान रहा था, उस सुपरमेसी को मान रहा था। सो सेवरल लार्ज एंड स्मॉल, सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स, समझ में आ रहा है, रूल्ड बाय, अगर आपने ये लाइन सुन ली तो प्लीज बता दीजिएगा, है ना, रूल बाय प्रिंसेस, जो भी कोई राजा है अगर उसके द्वारा शासित है, राजा महाराजा है इनके द्वारा शासित है, बट दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुपरमेसी। अब देखो जानते हो प्रिंसली स्टेट कितने थे, लगभग 565 थे, 565। अब सोचो कि अगर ये स्टेट जो है वह इंडिया के साथ इंटीग्रेटेड ना होते और अलग अलग, तो एक राज्य, एक देश की जगह कितने देश बन गए होते, एक देश की जगह कितने देश बन गए होते। तो 565 जो वे प्रिंसली थे, स्टेट्स थे। अब देखो इनके सामने क्या ऑप्शंस था, जब इंडिया स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, तो लीगली जो है वह ये ब्रिटिश प्रोविंसेस जो है वह भी स्वतंत्र हो गई, है ना। लीगली हम कहेंगे कि जो प्रिंसली स्टेट है बेसिकली ये क्या हो गए, ये भी स्वतंत्र हो गए। और देखो इनके सामने एक तरह से हम ये कहें कि ये जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस लीगली तो इंडिपेंडेंट हो गए थे, लीगली अगर ब्रिटिशर्स के अधीन थे, अब ब्रिटिशर्स चले गए तो वैसे तो वैधानिक रूप से स्वतंत्र ही हुए ना। एंड इसके सामने ऑप्शन था फ्री टू ज्वाइन, अदर इंडिया और पाकिस्तान, और रिमेन इंडिपेंडेंट,
और रिमेन इंडिपेंडेंट इफ दे सो विश्ड, मतलब अगर जो भी वह इच्छा कर रहे हैं जिस तरह वे, इफ दे सो विश्ड, तो वो अपनी इच्छा अनुसार जो है वह क्या कर सकते थे, इंडिया और पाकिस्तान में भी जा सकते थे और स्वतंत्र भी रह सकते थे। तो बेसिकली बच्चों ये जो है वह एक इंडिया को एक यूनाइट करने या यूनाइट स्टेट का जो एग्जिस्टेंस था, अस्तित्व था, उसके लिए बड़ा थ्रेट थे, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा थे, क्योंकि इनके 565 रियासतें हैं। सोचो 565 रियासतों को समझाने बुझाने के लिए इनको एकदम स्किलफुल जो परसुएशन है वह किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और मतलब इंडिया के इंटीग्रेशन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, बहुत ही डिप्लोमेटिकली तरीके से उन्होंने इस काम को किया। जो प्यार से माना उसको प्यार से मनाया, जो नहीं माना तो हर तरह से जो नीतियां हैं वह अपनाई उन्होंने। सो ये जो इंटीग्रेशन है इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इसलिए उन्हें एकता दिवस भी मनाया जाता है ना, उनकी याद में। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, अच्छा एक बार इससे समझ लो बच्चों। अब देखो जो यहां पर आपको ये स्काई कलर के दिख रहे हैं, ये क्या है, ये प्रिंसली स्टेट थे। और ये प्रिंसली स्टेट कितने थे, 565। एंड इनके पास क्या क्या ऑप्शन था, फ्री टू ज्वाइन अदर, इंडिया और पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट, है ना, तीनों ही इनके पास ऑप्शन थे। और यहाँ पर ये जो येलो कलर है ये क्या है, ये आपकी ब्रिटिश प्रोविंसेस थी इस वक्त, ब्रिटिश, है ना, प्रोविंसेस हुआ करती थी। ब्रिटिश इंडिया हम कह सकते हैं, प्रोविंसेस कह लो, ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। तो अब देखो चाहे जैसे कि हैदराबाद है, मैसूर है, ठीक है, मद्रास की बात करें, गुजरात है, आपने जौनपुर सुना, जौनपुर है ना, गुजरात में एक रियासत हुआ करती थी। तो देखो आगे हमें जो थ्रेट हुआ, आगे हमें जो प्रॉब्लम हुई वह एक तो आपने जौनपुर सुना होगा, जूनागढ़ गुजरात की रियासत थी, है ना, वहां पर इसलिए प्रॉब्लम हुई। गुजरात और जैसे कि गुजरात है, ठीक है, हैदराबाद है और कश्मीर है, मणिपुर का भी हिस्सा, ये कुछ ऐसी रियासतें थी जो कि जिसका इंटीग्रेशन जो है वह ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। अब हैदराबाद की कंडीशन ये थी कि हैदराबाद और गुजरात की सेम कंडीशन थी कि यहाँ पर 80 से लेके 85% जो लोग थे वह हिंदू थे, है ना, 80 से लेके 85% जो लोग थे जूनागढ़ व हैदराबाद में वह हिंदू थे। लेकिन जो यहाँ पर शासक था, जो राजा था, जो प्रिंस था, वह मुस्लिम था। कश्मीर में उल्टा था, कश्मीर में हम देखेंगे कि मुस्लिम संख्या ज़्यादा थी, है ना, लेकिन जो वहाँ का शासक था वह कौन था, हरि सिंह, वो हिंदू था। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट बिगड़ रहा था ना, इसके चलते बड़ी परेशानियां हुई इनके इंटीग्रेशन में। और इसके अलावा हम भोपाल के नवाब की बात करेंगे तो देखो त्रावणकोर ने बच्चों फैसला किया था, अगर हम त्रावणकोर की बात करेंगे तो त्रावणकोर ने फैसला किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा। जब हम भोपाल की बात करेंगे तो जो भोपाल है वहाँ भोपाल के नवाब ने भी इंडिपेंडेंट रहने का ऑप्शन चुना। और अगर हम हैदराबाद की बात करेंगे तो कुछ कुछ यहाँ पर एक मन बन रहा था कि पाकिस्तान में विलय होंगे। तब सोचो कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान होगा, वेस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान है, भारत के अंदर पाकिस्तान है। तो इस तरह से एक जो टेरिटोरी है वह कभी भी यूनाइट तरीके से तो नहीं। सोचो अभी इतनी परेशानी है जब इस बॉर्डर के साथ, और अगर इस बॉर्डर के साथ भी वही परेशानी होती, सेम प्रॉब्लम बांग्लादेश वाली होती, तब कैसे हमारी जो सुरक्षा है वह हो पाती। तब ये जो समस्याएं हैं वह उस ऑप्शन के साथ हुई थी जो कि ब्रिटिशर्स जो है वह प्रिंसली स्टेट्स को देकर गए थे, आदर फ्री टू ज्वाइन इंडिया, आदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट, है ना। तो जो भी उनका मन है वह वो काम कर ले। तो इसमें भोपाल, त्रावणकोर, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, इन सब ने थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वह की। हाँ, अच्छी बात ये रही कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ था उसके पहले ही जो व्यवस्थाएं चल रही थी सही होने की, उसमें ही काफ़ी सारे जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने एक जो असाइनमेंट, एक जो अग्रीमेंट है उसको साइन कर दिया था। और वह अग्रीमेंट किसका था, विलय पत्र का था, सेशन का था। तो इन्होंने पहले ही अग्रीड कर लिया था कि हम भारतीय संघ में शामिल, क्योंकि स्वतंत्रता चाहिए थी तो एक भारतीय संघ जो है उसकी कल्पना करनी थी, उसको बनाना था, उसके लिए प्रोविज़न करना था, सारी चीज़ों को बनाना था। और ऐसे में क्या था कि जो बहुत सारे प्रिंसिपल स्टेट है वह पहले ही अग्रीड हो गए थे।
जो नहीं अग्री हुए उसके लिए गवर्नमेंट की अप्रोच ये रही कि उसको समझा बुझाकर या फिर कुछ जो ऑटोनॉमी है वह देकर उनको मना लिया जाए, ताकि वह एक जो यूनाइटेड नेशन है उसमें शामिल हो जाए, है ना। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी जब हैदराबाद नहीं माना, तब हम देखेंगे आगे जाके पुलिस कार्रवाई, लेकिन वो पुलिस कार्रवाई ऐसी नहीं होती कि डायरेक्ट जो है वह एक्सेशन के लिए पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो हुआ था। यहाँ पर हुआ ये था बच्चों कि हैदराबाद में जो निजाम था, वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, विश्व में बड़ा ही एक कह सकते हैं कि अगर वन ऑफ द एक बहुत ज्यादा पैसे वाला निजाम एक टाइटल, जैसे कि शासक, जैसे कि मुगलों में आप देखेंगे कि सूबेदार है या फिर मनसबदार या फिर इस तरह के टाइटल, वैसे ही हैदराबाद का जो शासक था उस तरह उसमें टाइटल निजाम कहा जाता था। तो यहाँ पे देखो हैदराबाद की क्या समस्या हुई। हैदराबाद की जो प्रॉब्लम थी, है ना, कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वह हैदराबाद इनको मनाने के लिए गए, इन्होंने मना कर दिया और उसके बाद जो अत्याचार है वह शुरू किए। और जब इनके अगेंस्ट जो है वह जनता के द्वारा, चूंकि 80 to 85% जो है वह हिंदू आबादी थी, हिंदू पॉपुलेशन थी, और जब उन्होंने जो है वह इसके अगेंस्ट जो है वह आंदोलन स्टार्ट किया, तब जो निज़ाम था, निज़ाम ने एक पैरा मिलिट्री फोर्स जिसे कि रजाकार कहा जाता था, जो कि बड़ी कुख्यात थी किलिंग में, रेप में, लूट में, उसको जो है एक तरह से पूरा जो कह सकते हैं मामले को संभालने के लिए दे दिया। फिर हम देखेंगे कि फिर इंडिया गवर्नमेंट ने आर्मी भेजी, और उसके बाद लोगों को बचाने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने आर्मी भेजी, और उसके बाद जो जैसे ही आर्मी भेजी तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया, और ऐसे में एक्सेशन। अब जो हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर का आप सभी को कि पाकिस्तान ने जब अपने इंक्रोचर्स जो घुसपैठिए जब है भेजे, तब हरि सिंह ने कहा कि अब रक्षा करो, और उसके बाद जो है उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करा लिए, कुछ बातों की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, स्पेशल स्टेटस देते हुए, 360 में प्रोविजन करते हुए। जूनागढ़ की बात करेंगे, जूनागढ़ में प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि कौन थे गुजर उस वक्त जूनागढ़ के शासक, बताओ जरा कमेंट करके, बहुत आसानी से मिल जाए आपको। तो जूनागढ़ में हम देखेंगे बच्चों कि वहां पर जो है वे प्लेबिसाइट किया गया था, ठीक है, प्लेबिसाइट किया गया था, जन्म संग्रह वहां पर किया गया था, और इस प्लेबिसाइट के कारण लोगों जो है वह उन्होंने भारत में शामिल होने के लिए कहा, इस तरह उसका एक्सेशन हो गया। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। मणिपुर की बात करेंगे तो देखो मणिपुर में उस वक्त राजा थे महाराजा बोध चंद सिंह, और उन्हें कुछ इंटरनल जो ऑटोनॉमी है वह गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी, इंटरनल ऑटोनॉमी। आज भी हम देखेंगे कि मणिपुर में अगर इस तरह के जो अलगाववादी आंदोलन चलते हैं, उसके पीछे भी एक यही जो मुद्दा है वह रहता है कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, फिर अलग होना है, इस तरह के मुद्दे, है ना। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम बड़े समय से चली आ रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फिर जो मणिपुर का था कि 1948 में जब वहाँ पे इलेक्शन हुए, पहली बार वहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मणिपुर जून 1948, है ना, मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पहली बार इंडिया के किसी भाग में चुनाव हुए थे। वो बात और है कि उस जून मतलब वहाँ पे जो जून 1948 में चुनाव हुए थे, उसके बाद वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की अपनाई गई थी, संवैधानिक राजतंत्र को दैट टाइम अपनाया गया था। तो ये मणिपुर की बातें थी, मतलब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन था वह बड़ा ही चैलेंजिंग था। आगे समझ में, चलो आओ नोट कर लेते हैं। तो अभी तक हमने कहाँ तक नोट किया, अभी तक हमने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली जो स्टेट है इसको समझा, है ना, और हमने प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया, अच्छा इसको समझ लिया। बट हमने देखा कि जो प्रॉब्लम है वह थी, प्रॉब्लम किसके साथ थी, प्रिंसली स्टेट के साथ, और ये जो है वह बेसिकली थ्रेट थे हमारे यूनिटी के लिए, एकता के लिए क्या थे, थ्रेटन थे एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया। और ऐसे में निज़ाम हैदराबाद के, भोपाल के नवाब ने भी कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसमें इनकार कर दिया था शामिल होने से, ठीक है। तो बेसिकली एक रियल पॉसिबिलिटी यहाँ से ये दिखाई दे रही थी कि दैट इंडिया डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल कंट्रीज। त्रावणकोर की बात करें तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम थी। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या अप्रोच अपनाई, हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट की अप्रोच देखो इस बात को लेकर थी कि interim government took a first step against the possible division of India into small
principalities of different sizes and the government approach was guided by the three consideration। तीन तरह की ऐसी बातें थी, तीन तरह की ऐसी मुख्य बातें थी जिस पर सरकार ने ध्यान दिया। पहली बात ये थी कि द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द फर्स्ट कि जो प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, कुछ तो प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जो कि क्लियरली यूनियन ऑफ, अगर हम इंडियन यूनियन की बात करें, इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते तो 1947 के पहले ही इन्होंने एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है उस पर साइन कर दिए थे, है ना। तो ये बेसिकली क्या था कि ये जो है वह शामिल होना चाहते थे। देन सेकंड हम कहें कि गवर्नमेंट जो है वह इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थी कि वह कुछ कंडीशंस के साथ फ्लेक्सिबल हो जाएगी और कुछ स्टेट्स जो प्रिंसली स्टेट्स है उसको ऑटोनॉमी दे देगी, स्वायत्तता दे देगी कि आप भी शामिल हो जाओ। Consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance, है ना। एंड तीसरा इसमें ये शामिल कर दिया गया था कि किस तरीके से जो इंटीग्रेशन है वह सबसे पहले किया जाना है। तो बेसिकली ये तीन ऐसे कंसिडरेशन थे। और देखो गवर्नमेंट की अप्रोच के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी भूमिका थी। इस पॉइंट को बच्चों जरूर लिख लो, सरदार पटेल जो कि फर्स्ट डिप्टी पीएम थे एंड प्लस होम मिनिस्टर भी थे। होम मिनिस्टर, he play a very historic role in negotiating with the ruler of princely state and diplomatically. He played a very historic role, very historic role in negotiating with the ruler of princely state, with the rulers of princely state, है ना। एंड बड़े ही डिप्लोमेटिकली तरीके से चतुराई युक्ति पूर्वक जो है इन्होंने ये काम किया। साथ ही देखो प्रिंसली स्टेट को शामिल करना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क था। प्रिंसली स्टेट को शामिल करना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क था विच रिक्वायर अ स्किलफुल परस्यूएशन, रिक्वायर अ स्किलफुल परसुएशन। अच्छा, आप पेपर 4 एथिक्स पढ़ते हैं और एथिक्स में केस स्टडीज़ वगैरह में आप देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी एक जगह पर आपका ट्रांसफ़र हुआ है जहाँ के लोग जो है वह लड़कियों को नहीं पढ़ाते, आप उनको कैसे समझाएंगे। वो पहले जान के इस चीज़ को बैठे हुए हैं कि हाँ हमें लोग समझाएंगे पर हमें मानना नहीं है। ऐसे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। अब उन्हें कैसे समझाओगे, आप उन्हें कैसे परसुएट करोगे, है ना। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के आपको भी थोड़ा सा एक जो गुण है वह लेने की ज़रूरत है कि आप अगर किसी ज़िले के कल को डीएम बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, तब आप वहाँ पर कैसे जो चेंजेस है वह लेकर आएंगे, ठीक है। कैसे वहाँ की बाकी व्यवस्थाओं को सुधारेंगे, कैसे वहाँ के अस्पतालों को, कैसे वहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है, जो सरकारी स्कूल है, इन सभी चीज़ों को कैसे सुधारोगे। वहाँ पे कोई पर्टिकुलर, जैसे हर एक जगह की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, वहाँ की प्रॉब्लम्स को कैसे सुधारोगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वह परस्यूशन उसमें एक माध्यम बनता है। तो गवर्नमेंट की ये अप्रोच थी, तीन तरह की बातें जो है वह मानी गई थी और ऐसे में जूनागढ़ को प्लेबिसाइट से, हैदराबाद का ऑपरेशन पोलैंड, कश्मीर को एक्सेशन के द्वारा जो है वह शामिल कर लिया था। अब थोड़ी सी चर्चा हम हैदराबाद की कर लेते हैं, वैसे कर चुके हैं बट थोड़ा सा हम, अच्छा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की हम बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब जो विलय पत्र था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब विलय पत्र। भारत संघ में विलय होने के लिए आपने जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था। हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर जो है वह इनको डिफिकल्ट था, बाकी सब जो है वह आ गए थे इसमें। तो ये जो डॉक्यूमेंट था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था। एंड आफ्टर इनिशियल रेजिस्टेंस इन सितंबर 1948 हैदराबाद वॉज इमर्ज्ड विथ इंडियन यूनियन बाय अ मिलिट्री ऑपरेशन पोलो। The government of India succeeded in pursuing the Maharaja of Manipur into, अच्छा बच्चों, signing a merger agreement in September 1949. The government did so without consulting the popularly elected legislative assembly of Manipur. लेकिन मणिपुर के लोगों ने फिर भी इसका विरोध किया कि नहीं, हमें जो है वह शामिल नहीं होना है, बट फिर भी जो है वह परसुएट कर लिया गया था और जो ऑटोनॉमी है वह दे दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर बस 2-3 यही बातें आपको याद रखनी है कि जो जूनागढ़ है ना, याद रखना जूनागढ़
गुजरात की एक रियासत थी जिसे जनमत संग्रह के द्वारा, प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह के द्वारा। और अगर हैदराबाद की बात करेंगे तो ऑपरेशन पोलो, कश्मीर को विलय एक्सेशन के द्वारा। ठीक है, कश्मीर को। अब हैदराबाद में क्या था, हैदराबाद के 4-5 पॉइंट्स हम समझ लेते हैं कि हैदराबाद का जो रूलर था उसका टाइटल था निजाम। रूलर था जो हैदराबाद का, इसका टाइटल था निजाम, है ना। क्या था टाइटल, निजाम। निजाम का नाम भी मिल जाएगा आपको। अब देखो तो निजाम ने क्या किया, निजाम का जो शासक था वह बड़ा ही अत्याचारी टाइप का था, एंड ही वाज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। तो निजाम जो है इसने इंडिपेंडेंट स्टेटस को चुना था। निजाम ने हैदराबाद के लिए इंडिपेंडेंट जो स्टेटस है इसको चूज करा था। लेकिन हम देखेंगे कि निजाम के अगेंस्ट, निजाम के अगेंस्ट जो वहां के लोग थे उन्होंने मूवमेंट किया, अगेंस्ट मूवमेंट, है ना। जो वहां के लोग थे, पीपल्स मूवमेंट अगेंस्ट निजाम। अब यहां पर निजाम का क्या काम था, निजाम ने एक पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी, और ये जो पैरामिलिट्री फोर्स थी बच्चों, ये पैरामिलिट्री फोर्स को रजाकार कहा जाता था। और ये रजाकार बेसिकली बड़े बदनाम थे, है ना, अत्याचार करने में, लूट करने में, रेप करने में। सो पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज रजाकार, जो कि मर्डर, रेप, लूट के लिए बड़ा ही कुख्यात था। और ऐसे में देखेंगे कि इंडिया गवर्नमेंट ने सितंबर 1948 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, सितंबर 1948 में बेसिकली जो आर्मी थी, ठीक है, इसको भेजा, सेना को भेजा, और सेना को भेजते ही जो निज़ाम था इसने सरेंडर कर दिया, और ऐसे में एक्सेशन जो है वह हो गया। ठीक है, मणिपुर का मैंने बता ही दिया कि मणिपुर का क्या कॉन्सेप्ट था। हाँ, लेकिन इस फैक्ट को ज़रूर लिख लो, मणिपुर का जो फैक्ट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में याद रखना कि जून 1948 में इलेक्शन के बाद यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी, संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब राजा जो संविधान में लिखा हुआ है कि राजा होगा, बट वो कैसे काम करेगा ये भी लिखा होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था, एंड मणिपुर वॉज द फर्स्ट स्टेट एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, वॉज द फर्स्ट part of India to hold an election based on universal adult franchise. Universal adult franchise. ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सबसे पहले जो चुनाव है वह कहां पर हुए थे, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया, मणिपुर। क्लियर है? चलिए अब हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात करेंगे बच्चों। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो है, ठीक है, ये जो आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है, जो चित्र दिख रहे हैं आपको, ये रीऑर्गेनाइजेशन के दिख रहे हैं। reorganization of the states,
कि मतलब जैसे कि मान लीजिए ये सभी महाराष्ट्र है, गुजरात है और भी सभी जो स्टेट है वह अपने लिए लिंग्विस्टिक स्टेट की डिमांड कर रहे थे, है ना। और साथ में ये जो है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। राज्यों का पुनर्गठन एक बहुत बड़ी समस्या थी और इसका सॉल्यूशन ठीक इतना ही था, ठीक है, सॉल्यूशन इतना है और यहाँ पे ये इतना बड़ा भीम का राक्षस था। तो ये राज्यों के पुनर्गठन की यहाँ पे प्रॉब्लम को बताया गया है। और एक क्वेश्चन देखो जरा, बड़ी देर हो गई, एक प्रश्न देखो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द यूनियन गवर्नमेंट टू क्रिएट न्यू स्टेट आउट ऑफ, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन किए गए हैं उसकी बात यहाँ पर बताई जा रही है। क्रिएट न्यू स्टेट आउट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट और टू मर्ज वन स्टेट विद अदर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। समटाइम क्या होता है, आप देखते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट जो है कोई नया स्टेट बना दे, दो स्टेट को मिलाकर, है ना, कोई स्टेट बना दे, या फिर किसी स्टेट के किसी पार्ट को अलग करके कोई नया स्टेट बना दे। इस तरह की जो प्रोसेस है उसको रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कहा जाता है। अच्छा ये बताओ कि क्या राज्यों के पुनर्गठन के लिए उनके नाम या सीमा में बदलाव के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है? पढ़ चुके हम इस चीज़ को, बताइए ज़रा, कमेंट करके बताओ। अगर आपने इस लाइन को सुना है आप कमेंट ज़रूर करें कि क्या अगर आपको स्टेट बाउंड्रीज उसके नाम चेंज करते हैं, नया स्टेट बनाना है, तो क्या इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह फ्री है या फिर स्टेट जो है वह उसकी परमिशन लगेगी या फिर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा? द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन कुड बी लिंग्विस्टिक, भाषाई आधार पर, धार्मिक, एथनिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? सो ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट, देखो नेशनल, अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बच्चों एक गलती हो गई थी। कौन सा? वो कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें ये कह दिया गया था कि लिंग्विस्टिक बेस पर, भाषा के आधार पर हम एक राज्य की बात, एक भाषा एक राज्य, लेकिन जब धर्म के आधार पर जो पार्टीशन है वह हो चुका था, तो अब इतनी क्षमता नहीं रही थी कि हम एक और जो ये विभाजन है वह भाषा के आधार पर देखते। एकता के लिए खतरा था, यूनिटी के लिए खतरा था, इंडियन यूनियन के लिए थ्रेट था। और ऐसे में क्या किया गया था कि अब उस बात से मुकर गए, तो सभी स्टेट चिल्लाने लगे कि नहीं, हमें लिंग्विस्टिक बेस्ड जो स्टेट की आइडेंटिटी और टेरिटोरी है वह डिज़ाइन करना है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था। तब हम देखेंगे कि नेशनल कांग्रेस रिकॉग्नाइज द डिमांड ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस। इसके बाद आप कई जगह पर पढ़ते हैं कि चाहे धर कमीशन हो और भी कई तरह के इस तरह के जेवीपी समिति बनी जिन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक भाषा एक आधार हो सकती है, मतलब अगर 10 आधार है उसमें एक आधार भाषा है, लेकिन आप ये कहो कि केवल भाषा के आधार पर स्टेट बना दो, ये नहीं माना किसी ने भी, ठीक है। फजल अली आयोग भी आपने पढ़ा होगा, अब तक नहीं पढ़ा तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना उसको। आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस आइडिया वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वॉज स्टिल फ्रेश एंड फेट ऑफ द प्रिंसली स्टेट हैज नॉट बीन डिसाइडेड। After a long movement in December 1952, आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, और इसके पीछे थे पोटी श्रीरामलू, है ना, जो कि कांग्रेस कार्यकर्ता थे, एक हम कह सकते हैं कि वृद्ध कांग्रेस नेता भी थे, सीनियर थे, और उन्होंने क्या किया, कई दिनों की भूख हड़ताल के बाद, लगभग 2 महीने की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसे में उस आक्रोश से बचने के लिए क्या किया, सरकार ने कहा कि ठीक है, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र जो सेपरेट हुआ था, ये फर्स्ट स्टेट था जो कि लिंग्विस्टिक बेस पर आफ्टर इंडिपेंडेंस बना। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश को बनाया गया, वैसे ही बाकी स्टेट जो है वह भी डिमांड करने लगे कि हमें लिंग्विस्टिक बेस पर, और ऐसे में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की जो बात है वह की गई। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन है वह बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन जो आयोग है, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में बनाया गया था, है ना। और इसका मेन काम ये था कि किस तरीके से जो स्टेट है वह इनको रीऑर्गेनाइज किया जाए, इसके लिए सिफारिश देनी थी। सो क्रिएशन ऑफ दिस स्टेट गेव इम्पेक्टस ऑफ रीऑर्गेनाइज्ड स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। एंड जब इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट दी गई, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, तब यहाँ पर 1956 में दिस लेड टू क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट एंड 6 यूटी। सो फिर
हम देखेंगे कि 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश यूटीज बने, टेरिटोरी बनी, है ना। ये देखो, ये रहा ये मैप, ये है इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैप 1961। 56 पे ही रिपोर्ट जो है वह आ गई थी, है ना। उसके बाद 61 में का ये मैप है। जिस वक्त देखो कौन कौन से स्टेट जो अस्तित्व में आ गए थे, ये वो मैप है। अब इसमें आपको क्या कहीं तेलंगाना दिख रहा है, आपको छत्तीसगढ़ दिख रहा है, आपको उत्तराखंड दिख रहा है, हरियाणा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये सब बाद में बने, है ना। तो ये सब कब बने, आओ इसको भी देख लेते हैं। ये सब बने बेसिकली, ये इसकी बाइफर्केशन की हम बात करें आफ्टर 1956, 1960 में बना बॉम्बे स्टेट स्प्लिट इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। 63 में नागालैंड क्रेप्ड आउट ऑफ असम, 66 में हरियाणा एंड हिमाचल क्रेप्ड आउट ऑफ पंजाब, 1972 में मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, है ना। एंड 1975 में सिक्किम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। 87 की बात करेंगे तो गोवा एंड अरुणाचल बिकम अ स्टेट। इसके पहले ये यूटीज थे। 2000 की बात करेंगे तब यहाँ पे उत्तरांचल, ठीक है, जिसे कि उत्तराखंड भी कहा जाता है, आउट ऑफ यूपी, झारखंड आउट ऑफ बिहार एंड छत्तीसगढ़ आउट ऑफ एमपी, ठीक है, और तेलंगाना आउट ऑफ आंध्रा। इट वॉज इवेंचुअली क्रिएटेड 2014, बिकेम इंडियाज 29th स्टेट। इसके बाद जब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन आगे इसके लिख लेना 2019, और इसमें 370 का जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा था उसका जम्मू कश्मीर का हटा दिया, 2 यूटीज में उसको डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया। तो ये क्रोनोलॉजिकल बच्चों क्रोनोलॉजी है स्टेट बाइफर्केशन की। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, अच्छा ये बताओ ये किसका स्टेटमेंट है? इफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस आर फॉर्म्ड इट विल ऑल्सो गिव अ फ्लिप टू द रिलीजन लैंग्वेज एंड इट वुड बी एब्सर्ड टू मेक हिंदुस्तानी the medium of instruction in all religion and it is still more observed to use English for this purpose। किसका स्टेटमेंट था और क्यों था? ये किसका स्टेटमेंट था? तो बेसिकली देखो हम देखेंगे कि रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड क्यों उठी। लिंग्विस्टिक उसका एक आधार था। क्या क्या सरकार ने इसके लिए कदम उठाए? तो हमने पार्टीशन देखा, कंसिक्वेंसेस देखे, राजवाड़ों का जो विलय है वह देखा, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट क्या अप्रोच थी, क्या रिजल्ट था, इसकी हमने बात की, रीऑर्गेनाइजेशन की बात की। रीऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट इसमें बहुत ज़्यादा उसकी बात नहीं की गई। आपको इसको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस मेंस में भी आते हैं एंड प्रीलिम्स में भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखो कि गांधी जी ने ये कहा था कि अगर प्रांतों का जो गठन है भाषा के आधार पर हुआ, भाषा के, तब आप हिंदुस्तानी को या फिर हिंदी भाषा को अगर शिक्षा का माध्यम बना रहे हैं, है ना, या फिर सभी प्रांतों में आपने शिक्षा का माध्यम बना दिया, तब उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा क्योंकि भाषा के आधार पर गठन हो गया। अब आप कह रहे हैं कि एक भाषा जो है हिंदुस्तानी, उसमें हम शिक्षा देंगे, तो यहाँ पर हिंदुस्तानी को जो है वह एक मीडियम ऑफ एक लैंग्वेज, एक एजुकेशन की लैंग्वेज बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और अगर हमने इस पर्पज़ के लिए इंग्लिश को चुना तो ये तो और भी ज़्यादा ख़राब किया। अगर हमने क्या किया, हिंदुस्तानी जो भाषा है उसको पूरे भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया, ठीक है, और अगर हमने इसके लिए इंग्लिश भाषा को चुन लिया शिक्षा के माध्यम के लिए, ये और भी गलत होगा। तो यहाँ पर राज्यों का पुनर्गठन की ये सारी बातें हो गई। क्लियर है? अब चलो हम बात करते हैं। हम आज देखेंगे कि आज भी जो रीऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस है ये चल ही रही है। जो स्टेट है, चाहे हम यहाँ पर सेपरेट होने की बात करें, अलगाववाद की बात करें, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वह चलती रहती हैं। इन प्रॉब्लम्स से कैसे निपटना है, इंटरनल सिक्योरिटी में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो टॉपिक्स जो है वह कनेक्टेड है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लीडर ऑफ 1875 से लेकर 1950 इनका जन्म जीवन काल, लीडर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, कांग्रेस लीडर थे, फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, डिप्टी पीएम, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, प्ले आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टू द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट विद इंडिया एंड मेंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ फंडामेंटल राइट। ये पूछा गया है, फंडामेंटल राइट है, माइनॉरिटी है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस किस जो कमेटी है उसके मेंबर रहे या उसके अध्यक्ष रहे। चलो आओ क्वेश्चंस देखते हैं। ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे, आपसे ही पूछ रही हूँ, ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे, मैच द फॉलोइंग टाइप की है या फिर इस तरह का है ना, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन जो मेंस के हैं वो मैं बता देती हूँ। व्हाट आर द रीजन बीइंग यूज्ड बाय नेहरू फॉर कीपिंग इंडिया सेकुलर? Do you think these reasons were only ethical and sentiment or were there some
prudential reason as well. Bring out two major difference between the challenge of nation building for eastern and western region of the country at the time of independent. वही ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान जो था उसकी बात करनी है. What was the task of State Reorganization Commission and what was it most salient recommendations? क्या इसके recommendations थे और इसके सामने क्या जो टास्क है वह रखा गया था. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं. आई होप बच्चों आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे. ये था आपका पहला क्लास 12th पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर जो कि था आपका चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, है ना. हमने पार्टीशन की बात की, इंटीग्रेशन की बात की, रीऑर्गेनाइजेशन की बात की. ठीक है, 3 चैलेंजेस हमारे सामने क्या क्या थे, किस तरह से हम उनमें बाहर आए और पार्टीशन की क्या क्या समस्याएं हुई थी, क्या क्या कंसिक्वेंसेस थे. और अगर एक प्रश्न हमने देखा कि अगर पार्टीशन रिलीजन बेस पर हुआ तो क्या इंडिया एक हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली बन गया. ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं पढ़ने के लिए. इंटीग्रेशन में हमने बात की कि इंटीग्रेशन हमें करना था प्रिंसली स्टेट एंड ब्रिटिश इंडिया का. एक प्रॉब्लमेटिक एक बड़ी परेशानी की बात थी, है ना. और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, रीऑर्गेनाइजेशन क्या था. मणिपुर वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया, हेल्ड द इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात की, क्रोनोलॉजी को हमने समझा, बाइफर्केशन ऑफ इंडिया आफ्टर 1956, है ना, 56 ईयर्स. एंड ये एक्सरसाइज है. तो ये आज का चैप्टर है. नेक्स्ट चैप्टर पे हम बात करेंगे द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. नेशन बिल्डिंग की बात हो गई, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, है ना. हमने इन चैलेंजेस से निपटने के बाद किस तरह का एक जो पॉलिटिकल और सारी चीज़ों को अपनाया और कैसे शुरुआत में एक ही पार्टी रही दैट इज़ कांग्रेस और क्यों रही, उस सब की हम बात करेंगे. ठीक है, क्या उसका नेचर था, क्या उसका कारण था, कब से कब तक रही, कुछ इलेक्शंस की बात कर लेंगे. तो इस तरीके से ये जो पूरा आपका बुक है, ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये आपको भारत की पूरी राजनीति के बारे में बताता है कि 1947 के बाद से किस तरह का जो पूरा पॉलिटिक्स है वह चलता रहा. और 2000 हम इसमें लास्ट में जब बात करेंगे तो 24 के जो इलेक्शंस है उसके कुछ आंकड़ों के साथ छोड़ेंगे तो पूरी राजनीति को आप समझ जाएंगे. क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा. तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी. साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ अभी भी कुछ रिकमेंड आप करना चाहते, कोई कमेंट है तो ज़रूर कीजिएगा. आपके कमेंट्स हमारे लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.